गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। इनफैक्ट ये बिजनेस एनालिसिस है। सिंपल सी बात समझिए, ये फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लग रहे होंगे, बिजनेस का एनालिसिस करना है। गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट कहते हैं कि आज के डेट पे इंडिया में 58% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 60% पर्सन यानी कि हर 100 में से 60 लोग आज के रेट पे खुद का कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है कि आज के डेट पे उस सारे लोगों को बिजनेस की आइडिया होना चाहिए, बिजनेस का टर्म्स पता होना चाहिए। तो हम लोग इस कोर्स में क्या करने जा रहे हैं मैं आपको बता दूं, पूरे बिजनेस के हम लोग जो वर्किंग है उन सारे चीजों को जानेंगे। देखिए सिक्योरिटी एनालिसिस में, अच्छा सबसे पहले बता दूं, ये जो नोट्स है ये मैं आपको डेली क्लास के बाद आप लोगों को शेयर कर दिया करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, और जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे देन कंप्लीट आपको सारे के सारे जो नोट्स है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर बोलेंगे हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी तो आपको डेली बेसिस पे मिलेगा ही। देखो कोई भी सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो चीज है। एक तो हम उसको बिजनेस को जानते हैं जिसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, और एक क्या होता है मार्केट में हम भीड़ को पहचानते हैं जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। जैसे कि आप किसी एक नए मार्केट में चले जाइए, किसी नए जगहों पे चले जाओ जो बिल्कुल नया है, आपके लिए वहां का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हो सकता है आप उस जगहों पे जाके आप जो चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो सकता है वो सही सामान ना भी खरीदा जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, भीड़ को पहचानते हैं। अरे हम वहां के लिए नए हैं, वहां के लोकल लोग तो क्या होगा ज्यादा जानते हैं, वो जहां पे भीड़ लगा रखा है हम भी भीड़ को क्या करते हैं पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, प्राइस से हमें पता चलता है किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हम भीड़ को पहचानते हैं। उसके लिए हम लोग चार्ट देखते हैं, तो चार्ट को देख के अगर कोई प्राइस को प्रेडिक्ट करके अगर किसी शेयर में पैसे लगाने का डिसीजन लेते हो तो वो होते हैं हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं, हमारा जो डिटेल एनालिसिस होने वाला है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि बिजनेस के डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम बिजनेस की डिटेल क्यों जानते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में किसी बिजनेस में पैसे लगाना है। आप एक चीज सोचिए, मुझे किसी बिजनेस के एक पार्टनर बनना है तो मुझे उसके बिजनेस को जानना पड़ेगा, उसके फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ेगा, उसका प्रेजेंट क्या चल रहा है, वो सारे चीजों को हम लोगों को जानना है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ज्योतिषी के पास जाते हो, आपका फ्यूचर फोरकास्ट करवाना है, आप कहते हो देखो ये रहा हस्त रेखा देख के, और आपके फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। तो हम भी क्या करने जा रहे हैं, किसी एक बिजनेस के जो वर्किंग है आज वो कहाँ है और फ्यूचर उसको कैसा हमारे दिख रहा है, उन चीजों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो बिजनेस है उसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं। ओके, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। वैसे मैं बता दूं, आप लोग थोड़ा बहुत तो नोटिंग करते रहिएगा। वैसे पढ़े हुए तो आप लोग को बहुत दिन हो गए होंगे, बचपन में जिस तरीके से रजिस्टर नोट लेके कॉपी पेन लेके आप लिखा करते थे, वैसे कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है कुछ कुछ नोटिंग करते रहिएगा। मैं भी अपना एक नोट्स यहाँ पे बगल में रख लेता हूँ। तो डिटेल हम लोग यहाँ से देखेंगे। डिटेल में आप लोग को जो शेयर करूँगा, मैंने कोशिश किया है जितना मुझे बताना है वो सारे चीज़ मैं यहाँ पे ऑलरेडी सारे चीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये सब चीज़ आपको मिलेंगे, मुझे क्या क्या चीज़ कराना है, मैं प्री प्लान्ड वे में आऊँगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ मैं, ठीक है। तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ नहीं लिखते हैं ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मॉर्निंग के क्लास में थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम बनता है। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत नोटिंग करते रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। ज़्यादा डिटेल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना लिखेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ नोटिंग करते रहेंगे, ताकि हो सकता है कभी कभी मैं डिस्कशन के टाइम पे कुछ ऐसे वर्डिंग वगैरह यूज करूँ, ऐसा कुछ एनालिसिस यूज करूँ जो आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो ये क्लास नोट्स है, स्टडी नोट्स है, उसके अंदर चाहे जो शायद वो चीज़ इनकॉर्पोरेट ना हो, तो उन सारे चीज़ों को आप लोग क्या करना, अपने हिसाब से नोटिंग कर लीजिएगा। तो एक रजिस्टर लेके बैठा कीजिए और प्रॉपर जैसे पढ़ाई के माहौल में पहले बचपन में पढ़ा करते थे उस तरीके से इन्वायरमेंट में टेबल चेयर पे बैठिए। मोबाइल को बस कुछ क्वेरी पूछना है उसको
पूछने के लिए आप व्हाट्सअप, आप अपना मोबाइल अपना सामने रख सकते हैं, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, और क्वेरी पूछना हो तो कोशिश कीजिएगा कि वॉइस नोट अगर यूज करते हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिख के अगर टाइपिंग करोगे, टाइपिंग करते टाइम ज़्यादा टाइम जाएगा, फिर आप मेरे को तक पहुंचेगा, रीड करूंगा। उससे ज़्यादा बेटर है आप क्या करिए, वॉइस नोट लीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, भेजिए, ताकि मेरे लिए भी आसान रहेगा, आपके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि टेक्स्ट में लिखना आपकी मन की बात थोड़ा मुश्किल होता है, बोल के मन की बात थोड़ा ज़्यादा आसानी से मेरे तक पहुंचा सकते हो। ओके, तो आइएगा वापस, हम लोग बात कर रहे थे, देखिए थोड़ा थोड़ा से लिखते चलते हैं, ठीक है जी। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ये है बिजनेस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि इसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, ये खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए फायदेमंद होता है, ध्यान से रखिएगा। ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अब क्या है आपके पास, आप कहीं से पैसे कमा के लाते हो, आप सोचते हो कि फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए मुझे बचा के रखनी है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म का मतलब कितना होता है, 3 to 5 ईयर। ओके, उससे भी अगर ज्यादा अगर जाना चाहो तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब क्या होगा, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है एनालिसिस के लिए, तो मैं बोलूंगा कि आपको बिजनेस, देखो बेसिक आइडिया ले लीजिए, बिजनेस काम कैसे करता है, वर्डिंग कैसे है, क्या सारा चीज जानिए, लेकिन आप पैसे ना म्यूचुअल फंड को दे दो। सिंपल सी कहानी है, आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो अपना काम पे ध्यान देता है, और ये अकाउंटिंग की जिम्मेदारी एक अकाउंटेंट रख लेते हैं, कहते तुम जानो। लेकिन अगर आपको नॉलेज है उन सारे चीजों का, तो अगर कोई अकाउंटेंट आपके तरीके से अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो आप उनको अपने तरीके से रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो फुल्ली डिपेंडेंट रहना होगा, कल कुछ अगर इधर उधर करता है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सारा चीज है। तो मैं कहता हूं कि आपको अगर लगता है कि हमें अगर खुद लगाना है पैसे तो लगाओ, अदरवाइज आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक और रास्ता है। क्या रास्ता है बताइए, आप म्यूचुअल फंड को पैसे दे दो ना, दिमाग क्यों लगा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो आप पैसे दे दो इन्वेस्टमेंट के लिए, किसको दे दो, म्यूचुअल फंड को। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या तो आप खुद कर सकते हो, या किसको दे दो, म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड को देने से क्या नुकसान हो जाएगा बताइए आप मुझे। म्यूचुअल फंड को देने से आपको 1% का, यानी कि 1% का एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा आपका। ये कुछ नोटिफिकेशन आया था क्या, वीडियो वगैरह सही से चल रहा है, एक बार कंफर्म करिएगा फिर से, कुछ दिक्कत तो नहीं आई थी, क्योंकि आप लोगों को बताओगे नहीं तो हमें, मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, 1% ज्यादा खर्चा है साल का, एनुअली, पर एनम की बात हो रही है, तो 1% ज्यादा खर्चा करके दे दीजिए उसको, काम खत्म। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बिजनेस की आइडिया, बार बार क्या चल रहा है, एक सेकंड, नहीं यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन बार बार वॉइस की आ रही है, तो चलिए कोई नहीं। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे खुद करना है, तो फिर ये आपके लिए अभी है। हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, इसी को एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हमें कैसे करना है। देखो मेरा अपना मानना है कि कुछ भी चीज एनालाइज करने से पहले वो बनता कैसे है वो आपको जानना है। तो अभी हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अब किस पे, कि अब ये सब रीड करते रहिएगा, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है सबको पता है, मैंने लिख दिया है, वैसे फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग रीड करते रहिएगा, मुझे जिसमें जरूरत लगेंगे वो सारा चीज मैं रीड करके आगे में बढ़ूंगा। मैं आपको बता दूं कि एनुअल रिपोर्ट में मेनली हम लोग किसी के बिजनेस का एनालाइज करने के लिए 3 चीजों को जानते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें इन तीनों चीजों को पहले ये बेसिक से स्टार्ट करने हैं, जानने हैं कि क्या होता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से, ठीक है जी। ओके, तो मैं यहाँ पे जो जो चीज लिखूंगा थोड़ा थोड़ा नोटिंग करते रहिएगा। आइए, तो अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ
अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग का बेस जो है ना, इसमें 4 मेन अकाउंट का हेड है। दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन पिक करिए आप, उसमें 4 चीज ही मिलेगा, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर। ओके, यानी कि कितने हेड से टोटल? 4 हेड से। ओके जी, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इसमें हमारा मेन चीज है क्या क्या बताइए? एक है असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। आज के क्लास के बाद आप लोग थोड़ा सा फीडबैक देना कि हमें नोटिंग करके चलना चाहिए या सीधा सिंपली यहाँ से रीड करते जाऊं और बढ़ते जाऊं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से रीड करके अगर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, थोड़ा बहुत नोटिंग करते हुए चलेंगे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ा सा इधर बनते रहते कि कुछ चीज़ हम लोग नोटिंग कर रहे होते तो हमारे माइंड के और हाथ की जो एक सिंक्रोनाइजेशन है वो बने रहते हैं और हमारा ध्यान जो होते है ना, फोकस जो है क्लास पे रहते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो हम लोग सीए की क्लासेस जो देते हैं उसमें नॉर्मली हमने यही चेक किया है और हमारा जो स्टाइल होता है इसमें यही होता है कि नोट्स तो हमारा डिटेल है ही आपके पढ़ने के लिए, लेकिन क्लास में जो होते थोड़ा थोड़ा सा नोटिंग करते चलते हैं। देखिए असेट्स क्या होता है समझिए। अगर वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, या तो वो कैश है, ठीक है, या कैश में कन्वर्टेबल है। कोई भी चीज जिससे अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो सारे चीज क्या है बताइए आपके लिए? असेट्स है। कन्वर्टेबल इनटू कैश। ओके, लायबिलिटीज क्या होता है समझिए। अब एक एग्जांपल के लिए समझिए, आप आसपास कोई भी चीज देख लीजिए। सर नोटिंग कराते चलना बेहतर रहेगा, बिल्कुल सही, वही हमने भी सोचा है। बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा, दो दो लाइन इस तरीके से। आप अपने आसपास कोई भी चीज ढूंढिए और देखिए क्या इसको मैं सेल करके या इससे कुछ कैश कन्वर्ट हो सकता है। वो सारा चीज आपके लिए क्या है बताइए? एसेट्स है। जैसे मान लीजिए अभी मैं जाता हूं और एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा ही लेते रहता हूं। मान लीजिए ये चाय की कप है, हमने चाय खरीद के लाया और यहाँ पे भी रखा हुआ है। क्या वो हमारे लिए असेट्स है या नहीं है, वो अगर आपको जानना है तो सोचिए, अगर वो चाय की कप जो आपने चाय खरीद के लाया है, अगर उसको बेच के अगर आप कैश कन्वर्ट कर सकते हो तो वो चाय की कप भी आपके लिए क्या है बताइए? चाय रखा हुआ चाय के साथ जो है वो भी आपके लिए एसेट्स है। लेकिन अगर वो जो चीज आपने कोई चीज स्पेंड किया और अगर वो रियलाइज नहीं हो सकता है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आपके एक्सपेंस में। जैसे कि खर्चा, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने चाय खरीद के लाया और आपने उसको एक चुस्की लगा दिए और वो जूठा हो गया। अब वो नहीं बेच के आप पैसे नहीं ला सकते, आप उसको एक बार पैसे गए वो हमेशा के लिए चला गया, अब वो रियलाइज नहीं हो सकता है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा बताइए? एक्सपेंस। यानी कि असेट्स और एक्सपेंस के डिफरेंस यही है। आप देखो, कोई असेट्स मान लीजिए कोई भी चीज खरीदते हो उसके लिए पैसे लगाना होता है, एक्सपेंस में भी आपके जेब से पैसे जाता है, असेट्स के लिए भी आपके जेब से पैसे जाता है। आप कुछ भी सामान खरीदोगे आप पैसे लगाओगे, एक्सपेंस के लिए भी पैसे जाएगा। असेट्स में क्या है कि आप उसको रियलाइज कर सकते हो दोबारा बेच के, एक्सपेंस में आप वो चीज रियलाइज नहीं कर सकते हो। यही चीज हमने यहाँ पे आपको इंडिकेट करने की कोशिश किया है। चलो रीड करते देखिए, असेट्स एनीथिंग यू कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में है, दैट है वैल्यू एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसका कुछ वैल्यू है और कैश में कन्वर्ट हो सकता है। क्या है बताइए? असेट्स। जैसे आपके आसपास जो भी समथिंग है, कार, बिल्डिंग, समवंस हु हैव टू पे अस। अब एक चीज ये मैंने वर्ड यूज किया है, मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिया, किसी को पैसे दिया एज ए एडवांस दिया, या मान लीजिए आप कोई सामान बेचते हो उसको उधार बेचा आपने, वो पैसे अभी आपको दिया नहीं है तो वो जो मिस्टर एक्स है जिसको आपने, समवन, मिस्टर एक्स कोई है या मिस्टर वाई जो भी है, आपने उसको जो कुछ सामान बेचा है
वो अभी पैसे दिया नहीं है, तो वो मिस्टर एक्स भी आपके लिए असेट्स है, जिसको अगर डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर कुछ हम लोग उधार पे कोई सामान बेच देते हैं, मान लीजिए मैं मोबाइल का दुकान चलाता हूं, मैंने मोबाइल किसी को उधार पे बेचा, ठीक है, तो मैंने जो बेच दिया मिस्टर एक्स को, तो अब वो मिस्टर एक्स मेरे लिए असेट्स है। और उस मिस्टर एक्स को बिजनेस के टर्म में डेटर वर्ड यूज किया जाता है कि डेटर है हमारे लिए वो, ठीक है। तो someone who has to pay us, वो भी हमारे लिए एक असेट्स है। और कैश तो हमारे पास असेट्स है ही। और मान लीजिए मैं मोबाइल खरीदता बेचता हूं, तो मोबाइल मेरे स्टोर में जो पड़ा हुआ वो भी मेरे लिए असेट्स है। तो ये सारा चीज हमारे लिए असेट्स हो जाता है। लायबिलिटी पे आते हैं 1 मिनट के लिए। कोई भी सोर्स ऑफ फंड, जहां कहीं से भी पैसे आते वो हमारे लिए लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा। क्या है ये? सोर्स ऑफ फंड। कोई भी सोर्स, मान लीजिए अभी आप ये क्लासेस ले रहे हो, इस क्लासेस के लिए पैसे की इंतजाम करा आपने, ठीक है। अब ये इंतजाम कहां से करा? आप जहां से भी फंडिंग किया ना, वो सोर्स आपके लिए क्या है बताइए? लायबिलिटी है। अब यहाँ पे कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, वैसे तो मैक्सिमम आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली कोई बात आता नहीं है। जो 2-4% जो कॉमर्स जानते होंगे वो हो सकता है ये बोलेंगे कि सर आपने ये क्या बोल दिया, लायबिलिटी तो वो चीज है जो कि हमारे लिए पेएबल है। नहीं, लायबिलिटी 2 तरह का होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहीं से फंडिंग आता है, ठीक है। जो ओनर फंड लगाता है और जो आउटसाइडर फंड लगाता है, ओनर को कभी वो बिजनेस जो होते हैं ना पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें अब होता क्या है बेसिक्स में जो होते हैं ना, चलो मैं एक एक काम करता हूं, पहले इन चीजों को जानिए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं अकाउंट्स की, ये जानिए। अ बिजनेस और ए कंपनी इज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। इन सिंपल टर्म, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स। मान लीजिए आपने, हम एक सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, चलो ये तो वैसे भी रफ ही है, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। मान लीजिए आप एक क्या करते हो, पेपर खरीदते हो, नोटबुक बना के बेचते हो। मैंने एक कंपनी का नाम दिया स्मार्ट बुक एंड कंपनी, ठीक है। हमने एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक काम करेंगे, आगे जितने भी एग्जाम्पल हम लेंगे इसी बिजनेस का एग्जाम्पल लेंगे। स्मार्ट बुक एंड कंपनी, हम क्या करते हैं, पेपर खरीदते हैं, पेपर पे लाइनिंग वगैरह प्रिंट करा के उसको बाइंडिंग करके और हम बेचते हैं। ये हमारा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये जो बिजनेस है हमारे लिए, जो भी कुछ डाउट वगैरह होंगे ना, जैसे कुछ कह रहे कि क्लास कहाँ पे चल रही है अभी, तो एक काम करेंगे, नंबर हमेशा याद रखेंगे। 2 नंबर नोटिंग कर लीजिए कि क्लास के टाइम पे जो भी कुछ दिक्कत आता है आप +918800415410 इस पे कॉल कर लेंगे। या नहीं तो अभी जो हमारे ऑफिस में जो लड़का होता है वो ये नंबर लेके बैठे हैं। ये अगर कॉल नहीं पिक करता है क्योंकि ये घर पे होते हैं, हो सकता है वो सो रहे हो, तो ये दूसरे वाले नंबर जो अभी यहाँ पे अवेलेबल है, जो उस पे हमेशा कॉल करके कॉल कर लिया करो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहते। क्या नंबर है ये? 8287488225, इस पे सीधा कॉल करो और इनसे बात करो। ये कॉल पिक करेंगे क्योंकि ये मेरे साथ अभी क्लासरूम में है। 828748282225 और ये हमेशा फ्यूचर के लिए आप अपना सेव करके भी रख लीजिए। कोई दिक्कत वगैरह होते हैं तो आपको यही सब टेक्निकल इशू बताएंगे। चलो वापस आते हैं। तो स्मार्ट बुक एंड कंपनी हमने बनाया, ठीक है। तो ये एक बिजनेस हो गया, याद रखिए। और जो मिस्टर एक्स ने, मान लीजिए ये काम मिस्टर एक्स ने शुरू किया है, तो अकाउंट क्या कहता है, मिस्टर एक्स और ये स्मार्ट बुक 2 डिफरेंट पर्सन है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं अकाउंट के लिए, सबसे बेसिक चीज है। ये कहते हैं कि देखो 2 अलग अलग चीज है, आप दोनों को मिक्सअप मत करना। बिजनेस कहता है देखो मैं अलग इंसान हूं, मैं अलग पर्सन हूं, मुझे मिस्टर एक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरी बात है कि मिस्टर एक्स का बिजनेस है तो मिस्टर एक्स अपना घर पे जाने, बिजनेस हम अलग है, हम अपना सारा हिसाब अलग से रखेंगे। अगर हम 1 रुपये भी इनको देंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने
मिस्टर एक्स को फ्री में दिया है, भाई हमें उस मिस्टर एक्स को पैसे दिया है तो हमें मिस्टर एक्स से लेना है। हम बिजनेस है, हम 1 रुपया हम मालिक को भी फ्री में कुछ नहीं देंगे। ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी की कॉन्सेप्ट कहता है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया है और अगर इसने कुछ 10 लाख रुपये मान लीजिए डाल दिया, इस बिजनेस में 10 लाख रुपए से स्टार्टिंग करते हैं, तो ये जो स्मार्ट बुक एंड कंपनी ये कहते हैं देखो मैं एक बिजनेस हूं, मैंने किसी से 10 लाख रुपए लिया है, मेरा जिम्मेदारी है 10 लाख रुपए मुझे पे करने के लिए। तो ये सारा चीज जो सोर्स हो गया ना मिस्टर एक्स भी यहाँ के लिए क्या है बताइए, लायबिलिटी है। लेकिन होता क्या है, ओनर्स के फंड जो होते हैं वो बिजनेस जब बंद होते हैं तब पेमेंट किया जाता है। तो लायबिलिटी दो तरह का होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। मैं इन सारे चीजों को ज्यादा डिटेल में बाद में बात करूंगा, क्योंकि असेट्स भी दो तरह का होगा, एक हमारा नॉन करेंट एक हमारा करेंट होगा। तो मैंने कोशिश क्या किया है कि बहुत ही बेसिक तरीके से चीजों को डिजाइन करूं। अभी सिर्फ असेट्स पे डिस्कशन करेंगे, लायबिलिटी पे, इनकम पे, एक्सपेंस पे। ओके, जब हम थोड़ा सा जानने लगेंगे कि क्या है कैसे, एक बार बैलेंस शीट वगैरह बना लेंगे, देन उसके बाद हम फिर आएंगे वापस और फिर हम देखेंगे कि असेट्स को फिर हम सेग्रीगेट करेंगे नॉन करेंट करेंट में, फिर लायबिलिटी को हम सेग्रीगेट करेंगे इंटरनल लायबिलिटीज में, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटेंगे, नॉन करेंट करेंट। क्योंकि होता क्या है, जब आप बैलेंस शीट में जाओगे तो यही टर्म्स वगैरह मिलेगा, तो ये टर्म्स वगैरह पता हो पहले तभी तो हम आगे कुछ एनालाइज करेंगे। तो स्टार्टिंग के हमारे जो पूरे कोर्स है, स्टार्टिंग का पार्ट रहेगा चीजों को समझना, बनाना और फिर बाद में एनालाइज करना, क्योंकि हम एनालाइज तभी कर सकते हैं चीज बना कैसे, वो सब चीज हम लोग जान ले। ओके, वापस आइए। तो हम लोग पहले पहुंचते हैं यहाँ पे लायबिलिटी। चलो असेट्स तो समझ गए। ओके, अब हम आ जाते हैं 1 मिनट के लिए लायबिलिटी पे। कोई भी सोर्स ऑफ फंड वो सारा हमारे लिए क्या है बताइए, लायबिलिटीज है। जैसे कि कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ओनर, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। प्रॉफिट जनरेटेड फॉर ओनर, मान लीजिए ये बिजनेस जो है ना, जो बिजनेस हमने अभी किया है, इस बिजनेस ने 1 साल में कुछ प्रॉफिट अर्न किया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, ये प्रॉफिट जो है ये हमारा लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वो चीजें जो मुझे पे करना है। नहीं, दो तरह का हो सकता है, पेमेंट करना भी हो सकता है, पेमेंट नहीं भी करना हो सकता है। ओनर के पैसे भी पेएबल है क्योंकि ये अलग एंटिटी है, लेकिन ये पेमेंट कब होते हैं, जब बिजनेस बंद हो जाता है। ध्यान रखना, कब पेमेंट होते हैं, जब बिजनेस बंद होते हैं। तो एक तरीके से मान लीजिए स्मार्ट एंड कंपनी ने 1 साल बाद कुछ प्रॉफिट जनरेट किया। आप मुझे बताइए ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसका है, आपका है क्या? आप कौन हो? आपने 1 रुपया लगाया था क्या? ये स्मार्ट एंड बुक एंड कंपनी कितने रुपए लगाया था इस बिजनेस में? 1 रुपया लगाए थे, तो प्रॉफिट इसका कैसे हो गया? ये कहते हैं कि देखो ये प्रॉफिट जो हमने कमाया है मिस्टर एक्स के लिए, मिस्टर एक्स का अमानत अभी मेरे पास है, जब बिजनेस में बंद होगा तो ये सारे प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा, मिस्टर एक्स को पे कर दूंगा। इस कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट भी क्या है बताइए, लायबिलिटी है, क्योंकि वो किसी और के पैसे वो हमें पेमेंट करना है। तो एक तरीके से जितने भी सोर्स, क्योंकि देखो प्रॉफिट भी एक हमारे लिए सोर्स है, बिजनेस का सोर्स हुआ कि नहीं हुआ, बिजनेस मिस्टर एक्स ने पैसे दिया, ये भी एक सोर्स है पैसे का। और स्मार्ट बुक एंड कंपनी कुछ कमाया, कुछ अपना प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी तो एक सोर्स हुआ ना पैसे का। तो वो सोर्स भी हमारे लिए क्या है बताइए, लायबिलिटी है। ओके, तो जैसे प्रॉफिट हो गया, ये भी एक लायबिलिटी है। अब लोन, ये तो सबको पता है कि ये लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास आया है, एक तरीके से लोन भी तो आपके पैसे का सोर्स है, जो आपको पैसे आया है। मान लीजिए क्लास कर रहे हो, ये क्लासेस के लिए आपके पास पैसे नहीं था, किसी से लोन लिया, तो ये भी एक तरीके से लोन क्या बताइए आपके लिए, लायबिलिटी है। अनपेड बिल ऑफ सप्लायर, मान लीजिए हमने एक सप्लायर में भी बोला कि हम बुक की बिजनेस कर रहे हैं, मैंने पेपर उधार पे खरीदा, तो जो पेपर हमने उधार में खरीदा तो क्या उसको बाद में पे करना पड़ेगा? हाँ, तो जो अभी पेपर जो हमारे पास आया है, मान लीजिए उस सप्लायर ने अगर मुझे उधार नहीं दिया होता तो पैसे तो कहीं से इंतजाम करना पड़ता। हाँ, तो अगर किसी एक सप्लायर ने बुक के लिए यानी कि नोटबुक के लिए मुझे पेपर जो उधार दिया है, क्रेडिट पे दिया है, तो आप एक चीज बताओ, वो जो मैंने उधार लिया तो एक तरीके से वो सप्लायर मेरे लिए एक पैसे का सोर्स हो गया। फिलहाल हमें से पैसे नहीं लिया तो एक तरीके से पैसे का इंतजाम हो गया। तो हमारे अकाउंटिंग टर्म में जो उधार किसी सप्लायर से हम सामान लेते हैं तो सप्लायर को क्रेडिटर वर्ड यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिटर। क्रेडिट पे दिया गया है क्रेडिटर। और हम अगर उधार पे किसी को सामान बेचते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है बताइए, डेटर। ओके, तो क्रेडिटर भी हमारे लिए लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रेंट, मान लीजिए हमने अभी रेंट किसी को नहीं पे किया, ध्यान रखना आपको सैलरी पे करना था, सैलरी पेमेंट नहीं किया, तो एक तरीके से वो जो एम्प्लॉई है वो आपके लिए एक सोर्स हो गया पैसे का। बोलोगे सोर्स कैसे हो गया? आपको इंतजाम करना था, मान लीजिए किसी को 10,000 रुपया आपको पे करना था सैलरी, आपने पे नहीं किया,
इसका मतलब वो अगर आपका वो एक तरीके से लायबिलिटी है जो कि पेएबल बन जाता है, तो एक वो सोर्स ही तो हुआ ना आपके लिए, वो पैसे का सोर्स हो गया, वो आपके लिए ही इंतजाम कर दिया, पैसे की जरूरत था नहीं लिया मतलब पैसे का इंतजाम हो गया, वो सोर्स हो गया हमारे लिए। तो ये सारे चीज हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ओके, दूसरा इनकम पे आ जाते हैं। कोई भी मनी जो बिजनेस अर्न करता है दैट डजंट हैव टू रिटर्न, हमने कुछ अर्न किया और वो कभी वापस किसी को देना नहीं है, वो सारा चीज हमारे लिए क्या है बताइए, इनकम है। जैसे कि सेल्स को अकाउंटिंग टर्म में रेवेन्यू भी बोला जाता है। हम कोई मान लीजिए नोटबुक हमने बनाया और नोटबुक हम बेच रहे हैं, मान लीजिए हमने क्या करा, नोटबुक बनाया और हम ये नोटबुक बेच रहे हैं। चलो मैं एक यहाँ पे नोटबुक सामने रख लेता हूँ, जैसे मैं बच्चों को टेस्ट लेता हूँ तो उसके लिए मैं नोटबुक प्रिंट कराता हूँ अपने खुद से। ओके, तो ये मेरे पास नोटबुक है ना, इसको जो मैं बेचूंगा, बेचने से जो अमाउंट आता है उसको सेल्स भी बोला जाता है, उसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। ओके, रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने बनाया उसके बेचने से हमारा आगे एक तरीके से हमारा इनकम, इनकमिंग हमने बिजनेस में अर्न किया हुआ वो पैसे हमारे पास आ रहे हैं। वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, जो मैं अभी सर्विस आपको दे रहा हूँ, इसकी जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो मेरे लिए रेवेन्यू है, मेरा एक तरीके से सेल्स है, वो हम कह सकते हैं वो भी हमारे लिए इनकम है। कोई भी रेंट हमने, मान लीजिए मेरे पास कुछ बिल्डिंग एक्स्ट्रा, मेरा पास फ्लैट है, मैं उसको रेंट पे दे दिया, वो रेंट, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड कमाता हूँ, इंटरेस्ट कमाता हूँ, सारा कुछ हमारे लिए क्या है बताइए, इनकम है। यानी कि बिजनेस जो अर्न करता है वो हमारे लिए क्या है बताइए, बिजनेस दैट अर्न्स। अच्छा, अब रहता है एक एक्सपेंस को समझने की। कोई भी मनी जो बिजनेस से स्पेंड करता है और वैल्यू कंज्यूम्ड, जो वैल्यू कंज्यूम हो गया टू रन द बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए कोई वैल्यू कंज्यूम हो जाता है और वो हमारे पास वापस कभी नहीं आने वाला है, वो सारा क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्सपेंस। जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, मैं चाय खरीद के लाया, गरम गरम चाय अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं चाहूं और मुझे लगता है कि ये चाय मैं बेच सकता हूं, जब तक मैंने एक चुस्की नहीं लगाया तो मेरे पास तब तक वो क्या है बताइए, असेट्स। और जैसे ही जूठा कर दिया, मैंने पी लिया, तो वो अब वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, अब मैं उससे कुछ भी रुपये कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो क्या बन जाता है हमारे लिए, एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए मैंने मशीन खरीदा, एक मशीन खरीदता हूँ, ठीक है, मैंने कोई मशीन खरीदा, समझिएगा, मैंने मशीन खरीदा 2 लाख का, समझो मैंने मशीन कितने का खरीदा, 2 लाख का। और अब आप सोचो 10 दिन बाद उस मशीन को मैं बेचने जाऊं, कितने में बेच सकता हूं। मैंने 10 डेज पहले इसको प्रिंटिंग करने के लिए, नोट्स बुक बाइंड करने के लिए मैंने एक मशीन खरीदा 2 लाख रुपए का। आफ्टर 10 डेज में उस मशीन को कितने में बेच सकता हूं, ये सब सोचने की बात है। आपको लगता है कि इस मशीन को मैं बेच सकता हूं मैक्सिमम 1,80,000 में, अब मेरा सेल हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, 10 डेज बाद, आफ्टर 10 डेज जो आपका, आफ्टर 10 डेज जो आपका असेट्स है ना, असेट्स है आपका 1,80,000 का, और वो जो 20,000 वैल्यू है ना, वो आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है, बिजनेस वो कंज्यूम कर लिया, जो कि अब वापस आपका नहीं आएगा। तो कोई मशीन का वैल्यू जो डाउन होते हैं ना, उन चीजों को अकाउंटिंग टर्म में डेप्रिसिएशन बोला जाता है। वैल्यू जो गिर गया, किसी एसेट्स का वैल्यू जो डाउन हो गया, डेप्रिसिएट कर गया, उसको डेप्रेशन बोला जाता है। तो डेप्रेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं, उस 10 डेज में आपकी जो एक एक्सपेंस हुआ वो हुआ आपका 20,000 रुपीज का, क्योंकि 2 लाख का मशीन आपका कितने पे आ गया, 80,000 पे। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा है इसमें, ये रहा, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स भी हमारे लिए क्या है बताइए, एक एक्सपेंस है। रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए इसका पेपर खरीदा, तो पेपर जो हमने खरीदा, तो क्या वो असेट्स है या एक्सपेंस है। एक चीज समझिएगा, मैं इस पे थोड़ा डिस्कशन करूंगा आगे। रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा इसके लिए पेपर, वो हमारे लिए एक्सपेंस कैसे हो गया। हमने असेट्स में क्या बोला कि वो सारा चीज जिसको मैं बेच के पैसे अगर रियलाइज कर सकता हूँ, हमारे लिए क्या है, असेट्स है। तो मैं ये नोटबुक बनाने के लिए जो पेपर खरीद के लाया मैंने, तो वो पेपर खरीद के जो लाया वो तो मेरे लिए क्या बताइए, असेट्स है, क्यों, क्योंकि उसको बेच के तो मैं पैसे रियलाइज कर सकता हूँ, लेकिन उसको हम एक्सपेंस मानते हैं। ये जो रॉ मटेरियल को हम लोग एक्सपेंस अज्यूम करते हैं,
क्यों अज्यूम करते हैं वो मैं 5 मिनट बाद आपको बताऊंगा। तो इसको थोड़ा सा होल्ड करते। मान लीजिए किसी को मैंने सैलरी दिया, तो सैलरी वो बिजनेस को चलाने के लिए स्पेंड हो गया, वो पैसे अब मेरे पास वापस कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि उसने मुझे, एम्प्लॉय ने सर्विस दिया, मैंने उसको पे कर दिया। तो सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सारा चीज मेरे लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि इससे हमें पैसे रियलाइज नहीं होता है। असेट्स की वैल्यू गिर गया, वो रियलाइज नहीं होगा, इसीलिए वो क्या कहते हैं, एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट पेड, पेमेंट अगर किसी को करते टैक्स, ये सारा चीज आपका एक्सपेंस हो गया। एक इसमें आपका रह गया क्या बताइए, रॉ मटेरियल, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हम लोग वैल्यू जो स्पेंड करते हैं, जो वो सारा चीज हमारे लिए क्या बताइए, एक्सपेंस हो गया। वैल्यू स्पेंड अब्लिक कंज्यूम्ड, जो कि रियलाइज नहीं होगा, तो ये हमारा एक्सपेंस होगा। ये चार चीज जो भी मैंने बताया है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछिए, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि आगे मैं बता दूं, कुछ भी चीज जानना है, ये चार चीजों को आपको बहुत ही दिल से समझना जरूरी है। क्योंकि ये दोनों चीज, आपको बता दूं, इनकम और एक्सपेंस के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। किसी की भी बैलेंस शीट अगर आप देखने चाहोगे, तो उसमें जो होते आपके, जो रिप्रेजेंट किया जाता है, दो चीज, असेट्स और लायबिलिटी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये अकाउंट के टर्म में। और ये जो होते हैं इनकम और एक्सपेंस, जो होते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसको दिखाते हैं। ये किसी एक पीरियड का होता है, ये किसी एक डेट का होता है, ध्यान रखना। असेट्स हर एक डेट का, जैसे आप मान लीजिए, इसको आप ऐसे समझिए, ये मशीन है, मशीन है, आज हमारा वैल्यू जिस दिन खरीदा 2 लाख का था, आफ्टर 10 डेज आप बोल रहे हो 1,80,000 के हैं, और 1 साल अगर बीत जाता है तो हो सकता है ये डिफरेंस इन इनकम एंड लायबिलिटी। ठीक है, बताता हूं अभी, आइएगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आफ्टर 1 ईयर हो सकता है ये हमारे पास 1,50,000 का हो। तो असेट्स एंड लायबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर डेट का हम लोग एनालाइज करते हैं, पीरियड का असेट नहीं होता है, किसी एक पीरियड का असेट्स नहीं होता है, ध्यान रखिए। हम कह सकते हैं मशीन इस साल का कितना है, सोचो, मैं कहता हूं मशीन कितने का है बताओ, इस 1 साल का मशीन बताओ, ऐसा नहीं होता है। मशीन का वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर डेट का होता है। तो ये जो असेट्स और लायबिलिटी जब भी कभी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो एज ऑन डेट होता है, ध्यान रखिएगा। ये कहां होता है, एज ऑन पर्टिकुलर डेट। जैसे मान लीजिए एज ऑन, हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, नॉर्मली साल के एंड में 31 मार्च ऑफ ईच ईयर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसी एक पर्टिकुलर डेट का नहीं होता है। कभी आपने देखा कि बताओ आज का हमारा एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस क्या करते हैं, पूरे साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं ना, ये हमारा फॉर द पीरियड होता है, फॉर द पीरियड, ध्यान से रखिएगा। ये हमेशा क्या होता है बताइए, फॉर ईयर एंडेड, 1 साल के लिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए 31 मार्च, क्योंकि आपको बता दूं इंडिया में अकाउंटिंग जो मेंटेन होता है अप्रैल से मार्च तक, यानी कि नॉर्मली कुछ कुछ कंपनी ऐसे होंगे जो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर में खत्म करेंगे, लेकिन है क्या, यहाँ पे टैक्सेशन के हिसाब से, टैक्सेशन में जो उन्होंने असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो रखा है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च अगले साल को क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। तो उसी हिसाब से सारे कंपनी अपने अकाउंटिंग ईयर को मेंटेन करता है। तो इसीलिए नॉर्मली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर कंपनी तो क्वार्टरली भी एक एक 3 3 महीने का भी रिजल्ट देते हैं। तो वो देखो होता क्या है, 1 साल का एक साथ बिजनेस रिकॉर्ड मुझे कोई बताया जाए तो हो सकता है लेट हो जाए। तो इसीलिए कंपनी कहते हैं कि लो हर 3 3 महीने का आपको हिसाब देता हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को शुरू होगा, है ना, कोई भी मंथ, तो 3 मंथ को 1 क्वार्टर बोला जाता है। तो अप्रैल मई जून, तो 30 जून को जो खत्म होगा ना, उसको पहला क्वार्टर बोला जाता है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर को सेकंड क्वार्टर बोला जाता है। तो अगर क्वार्टरली कोई अगर इन सारे इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, फॉर क्वार्टर एंडेड। अब क्वार्टर कब कब एंडिंग होगा बताइए, एक हो सकता है आपका 30 जून, पहला क्वार्टर होता है हर साल का। उसके बाद आपका क्या जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर के लिए आएंगे। अब मान लीजिए आपका बिजनेस सितंबर में एंड हो रहा है, तो आप इन्वेस्टर किसी को बताओगे, अगर मान लीजिए अपना, अच्छा सॉरी, आप अगर ये बिजनेस किसी को बताता है
तो कब बताएगा? सितंबर के बाद ही बताएगा। तो ये चीज हो गया। या आपका क्या हो सकता है, सितंबर के बाद फिर 31 दिसंबर आ जाएगा आपका, 31 दिसंबर हो सकते हैं, या फिर 31 मार्च ऑफ ईच ईयर। तो 31 मार्च में तो एनुअल भी हो जाता है। हाँ जी, एक का डाउट ये था के नाम शॉर्टकट रखा है पता नहीं, कहते इनकम में और लायबिलिटी में डिफरेंस समझाइए। लायबिलिटी वो सोर्स है जो आपको पे करना पड़ता है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इनकम में ये देखिए, वो सोर्स जहां से रिटर्नेबल है, ध्यान रखिएगा ये क्या है बताइए, रिटर्नेबल है। वो सारे सोर्स ऑफ फंड, पैसे जहां से आया अगर वो रिटर्न करना है तो आपको लायबिलिटी है। वो सोर्स जहां से पैसे आए हैं वो रिटर्न नहीं करना है तो क्या है बताइए हमारे लिए, इनकम है। होप आपको एक लाइन से आप समझ जाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई सोर्स ऑफ फंड, जैसे बोलोगे कि सर ये भी तो सोर्स था, सेल्स रेवेन्यू ये भी तो एक सोर्स था, हाँ मैं मान गया आपके लिए, लेकिन ये रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है बताइए, डजेंट हैव टू रिटर्न, तो ये आपके लिए इनकम हो जाएगा। जो रिटर्न करना है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। अब इसमें एक डाउट हो सकता है कि इसमें ओनर ने जो पैसे दिया, स्मार्ट बुक एंड कंपनी को मिस्टर एक्स ने, जो ओनर ने कुछ पैसे दिया, वो कहाँ रिटर्नेबल है रिटर्नेबल। जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन वो सारे के सारे पैसे मिस्टर एक्स को रिटर्न करेगा। तो इवन जो ओनर के फंड है वो भी रिटर्नेबल है। जो प्रॉफिट आप कमाते हो बिजनेस में वो भी रिटर्नेबल है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट आपका नहीं है, वो प्रॉफिट किसका है बताइए, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। होप आपका क्या कहते हैं डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़े क्या, अभी तक हमने दो चीज पढ़ा कि सेपरेट लीगल, बिजनेस चलाने के लिए हम बिजनेसमैन अलग कर देते हैं, बिजनेस अलग करते हैं। यही रीजन है कि बिजनेसमैन ने जो पैसे दिया वो सारे रिटर्नेबल है, लेकिन डे टू डे हम नहीं उसको रिटर्न मांगते नहीं है ओनर, वो कहते हैं ठीक है बिजनेस अभी रन करो, जब बिजनेस बंद होगा तो सारे हमें दे देना। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फंड हमारे पास आ जाता है, लेकिन रिटर्नेबल होता है। इवन जो प्रॉफिट कमाते हैं वो भी हमारे लिए क्या है बताइए, रिटर्नेबल है, क्योंकि ओनर के पैसे उसका स्मार्ट बुक एंड कंपनी का नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, आगे भी क्लियर होंगे। अभी मैं अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे थे। इंडिया में 12 साल के 12 मंथ की जो पीरियड होते हैं वो यूज किया जाता है। नॉर्मली 1 अप्रैल को स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च को एंड होते हैं। और अ कंपनी कैनॉट वेट फॉर 1 ईयर टू चेक इफ इट इज फेलिंग और पासिंग। कंपनी फेल हो रहा है, पास हो रहा है, 1 साल तक हम इंतजार नहीं कर सकते। सो लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड है, डिक्लेयर देयर रिजल्ट एवरी 3 मंथ, दीज आर कॉल्ड क्वार्टरली रिजल्ट। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए। अब आते हैं अकाउंट्स के दूसरे पहलू पे, डबल एंट्री सिस्टम। होता क्या है अकाउंट्स में, ये जो आपको 4 हेड्स बताए कि कोई भी ट्रांजैक्शन उठाए उसमें 4 ट्रांजैक्शन मिलेंगे, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। होता क्या है, इसको एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन उठाएंगे अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। क्या मतलब है अभी मैं समझाता हूं। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल क्या ले रहे हैं, एक मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉल्ड स्मार्ट बुक एंड कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2025 को। हमने एक एग्जांपल लिया, मिस्टर एक्स ने अपना एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस का नाम क्या रखा, स्मार्ट बुक एंड कंपनी। और अब क्या करते हैं, द बिजनेस बाय रॉ पेपर, एक पेपर खरीदता है, यूज अ मशीन एंड लेबर, मशीन चलाने के लिए लेबर चाहिए, टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड नोटबुक। ये मैंने नोटबुक बना दिया। अब ये नोटबुक को क्या करता हूं बताइए, सेल करता हूं, देन सेल टू कस्टमर। बिलो इज द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ऑपरेशन, अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। इस 1 साल के पीरियड में कुछ ट्रांजेक्शन किया गया है। ट्रांजेक्शन क्या होगा देखिए, पहला ट्रांजेक्शन, मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैसे डाल के मशीन वगैरह खरीदने पड़ेंगे हमने। और एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग में जो पैसे बिजनेस में डाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो ये जो है ना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितने का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बताइए, 10 लाख रुपए का। अब ये जो एक ट्रांजेक्शन है, ओनर स्टार्ट किया जो बिजनेस है, इसके अंदर 2 हेड है। आपको फाइंड आउट करना है 2 क्या हेड है।
लायबिलिटी है इसमें कैपिटल, अभी बताया, क्योंकि जो ओनर्स की फंड है आज नहीं पे करना है, लेकिन बिजनेस जिस दिन बंद होगा उस दिन पे करना होगा। इसमें लायबिलिटी क्या है बताइए, कैपिटल। ओके, और आपके पास असेट्स भी है। कैसे? आपके बिजनेस में जो कैश है, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मुझे मिस्टर एक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये बात कर रहा है कौन? ये जो स्मार्ट बुक एंड कंपनी है, वो क्या सोचता है, जो मेरे पास अभी सोर्स आया, पैसे जो आए मेरे पास, वो सोर्स जो है वो 10 लाख रुपीज जो एक सोर्स है वो है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स उनके लिए लायबिलिटी, क्योंकि मिस्टर एक्स को पे करना है, क्योंकि बिजनेस कहता है मैं अलग हूं, हमारा मालिक अलग है, हमें उसको ये 10 लाख रुपए जो हमें दिया है वो हमें पे करना ही पड़ेगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि बिजनेस जिस दिन बंद होगा उस दिन पे करेंगे। तो कैपिटल, जो पैसे सोर्स जो कि पेएबल है, रिटर्नेबल है, वो कैपिटल लायबिलिटी है। तो इसमें कैपिटल लायबिलिटी कितना हुआ बताइए, 10 लाख का। ये रुपीज लैक्स में, सारे मैंने लैक्स में मेंटेन किया है। आपके पास एसेट्स भी तो है ना, एसेट्स कितना है बताइए, कैश होगा या बैंक से अगर आया है आपके बैंक अकाउंट में है तो ये क्या है बताइए, 10 लाख का, ये भी आपका एसेट्स है। तो होता क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन्स में दो अकाउंट में इंपैक्ट आता है, लायबिलिटी, असेट्स। 10 लाख 10 लाख, वो लोग एक ही चीजों को दो दो बार क्यों रिकॉर्ड करते हैं? मान लीजिए आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हो और आप उससे उधार खरीदते हो, आप भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो और वो जो शॉपकीपर है वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन करने से क्या फायदा हुआ? मान लीजिए आप कुछ भूल गए या वो कुछ भूल गया, तो बाद के डेट में रिकॉन्साइल कर सकते हो। तो एक ही ट्रांजेक्शन को दो जगहों पे मेंटेन करने से फायदा क्या होता है? एरर या ओमिशन, ये सब चीजों के यानी कि मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर अकाउंट्स में लोगों ने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। हर एक ट्रांजेक्शन्स के अंदर, हर एक ट्रांजेक्शन्स में दो अकाउंट में एटलीस्ट इंपैक्ट आता है। एटलीस्ट में क्यों लिखा हूं अभी थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा। दिस इंश्योर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे अभी हमने बोला ये जो हमारा अभी एंट्री था, एक ट्रांजेक्शन था, अब अगर मान लीजिए यहीं पे मैं अगर रह जाऊं तो होगा क्या, जब आपने को मैंने बताया कि असेट्स और लायबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं एज ऑन डेट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओके, बैलेंस शीट यानी कि वो ये कह रहा है कि हमने जो पैसे था उसको बैलेंस करके चेक कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट जो है उसमें क्या होता है, असेट्स एंड लायबिलिटी। अभी हमने जो पहला ट्रांजेक्शन्स लिया, अब इसमें सोचना, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है, ध्यान रखना। दो दो बार हमने चीजों को रिकॉर्ड किया है। अगर बैलेंस शीट आपका टैली हो गया मतलब आपने कुछ मिस्टेक नहीं किया है, ये हमें समझ में आता है। ओके, तो देखो क्या हुआ, लायबिलिटी 100, असेट्स 10। क्या मुझे बताइए टैली हो गया? आप बोलोगे हाँ। तो ये इसी चीजों को यानी कि मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर एक ट्रांजेक्शन में दो चीज मिलेंगे आपको। आइए जैसे देखते हैं, आपके पास पैसे आए, अब मशीन परचेज किया हमने, मशीन परचेज किया 2 लाख का। अब क्या होगा देखो, मशीन आपके पास एक असेट्स आए, हाँ जी असेट्स, एक असेट्स आपके पास मशीन आया, मैंने +2 लिख रहा हूं, मतलब एक असेट्स हमारा बढ़ रहा है, दूसरा असेट्स आपका घट रहा है। कैसे? एक असेट्स हमारे पास कैश या बैंक था, हमने अगर मशीन खरीदा है हमने उसको कैश पे किया होगा, हमने कैश में पे खरीदा है, उधार में नहीं। अगर उधार में खरीदते तो फिर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाता आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट करना बनता। तो ये देखिए, हम कह सकते हैं कैश या बैंक, एक असेट्स डिक्रीज हुआ, दूसरा असेट्स आपके यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो अभी भी दो अकाउंट्स में इंपैक्ट आ रहा है। असेट्स का बढ़ना, असेट्स का घटना, एक ही मतलब हेड में दो इंपैक्ट आ रहा है, यानी कि दो तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है। ये क्यों किया जाता है? इट रिजर्व एज एन एरर चेकिंग मैकेनिज्म, एरर ना हो इस चीजों के लिए डबल एंट्री मेंटेन किया जाता है। ओके जी, होता क्या है फिर उसके बाद, तीसरा ट्रांजेक्शन, 100 बुक्स पेपर परचेज्ड। हमने क्या किया, नोटबुक बनाना था, मैंने 100 बुक के नोट का पेपर खरीद लिया। ये क्या है बताइए, और ये मैंने उधार पे खरीदा, मुझे उस सप्लायर को पेमेंट नहीं करना हुआ, तो ध्यान से रखना अब क्या होगा। और कितने का पेपर खरीदा मैंने, 1 लाख रुपीज का। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो हमने परचेज किया है, बिजनेस में क्या होता है, इन सारे चीजों को ना परचेज वर्ड से
चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए, यही जो हमने पेपर खरीदा ना, एक तरीके से पेपर हमारे लिए जो रॉ मटेरियल बोला जाता है, इसको बिजनेस में रॉ मटेरियल बोला जाता है। यानी कि जो आपका मेन बिजनेस है, उस मेन बिजनेस को रन करने के लिए जो एक मटेरियल हम परचेज करते हैं, उसको रॉ मटेरियल वर्ड यूज करते हैं। तो नोटबुक बनाने के लिए पेपर यहाँ पे रॉ मटेरियल है। जैसे आप देखते हो पेंट इंडस्ट्री के लिए पेंट बनाता है, तो वो कहते हैं क्रूड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल क्या करते हैं, कंज्यूम करता है। तो ये रॉ मटेरियल वर्ड यूज करने से लोगों को क्या पता चलता है, अच्छा जो चीज आप बना रहे हो ना, उसके एक बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक चीज आपको उसमें यूज करना है। कायदे से देखा जाए तो जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है, जो हमने पेपर खरीदा है, वो है असेट्स, याद रखिएगा। लेकिन हिसाब रखने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्या होता है सोचिएगा, पेपर जो मैंने खरीदा मेरे लिए असेट्स तो है, कब तक असेट्स है, जब तक वो पेपर के फॉर्मेट में है। अब होता क्या है, अब थोड़ा सा इस पे दिख नहीं रहा होगा, इस पे मैंने लाइनिंग डाला हुआ है, क्योंकि जैसे ये लाइनिंग है ना, कोई भी आप अगर नोटबुक बनाओगे तो ये लाइनिंग तो डालोगे। प्रिंटिंग हो गया, अभी प्रिंटेड फॉर्मेट में है, ये बाइंडिंग नहीं किया गया है। ये बाइंडिंग अगर नहीं किया गया है तो एक तरीके से अगर वो उस नोटबुक को भी यूज नहीं कर सकते। तो वो जो मटेरियल हमारा जब प्रिंटिंग हो जाता है तो कहते कि अब ये कंज्यूम हो गया, अब ये जब तक फाइनल गुड्स ना बन जाए तब तक ये सेलेबल फॉर्मेट में नहीं है, सेल नहीं कर सकते इसको। तो वो एक एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। वो पेपर जब तक मैंने खरीद के रखा था तब तक मेरे लिए असेट्स था, लेकिन जैसे उस पर प्रिंटिंग हुए तो वो मेरे लिए क्या बन गया, एक तरीके से पेपर कंज्यूम हो गया। तो कहते जब कंज्यूम हुआ तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब यहाँ बिजनेस क्या सोचता है, जैसे मान लीजिए ही मिस्टर एक्स जिसने स्मार्ट बुक एंड कंपनी स्टार्ट किया, वो क्या सोचता है कि मैंने साल में तो अब हर दिन मेरा पेपर प्रिंटिंग होता रहेगा, तो अभी 1 मिनट पहले वो असेट्स था, 1 मिनट बाद वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने चाय का एग्जांपल लिया था, अब मैंने एग्जाम्पल में तो लिया कि चाय मैंने खरीद के लाया, तो जब तक मैंने उसको एक चुस्की नहीं लगाया तब तक मेरे लिए एसेट्स है। जैसे उसको चुस्की लगा ली, एक सिप मैंने ले लिया अगर, तो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। तो अब मुझे बताइए, क्या मैं डेली बेसिस पे अभी एसेट्स एक्सपेंस करता रहूं क्या? तो वो क्या कहते हैं कि देखो 1 साल के टाइम फ्रेम का अकाउंटिंग बनाया जाता है पूरे, यानी कि अकाउंट हम 1 साल का हिसाब मेंटेन करके सबको हम बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। तो कहते 1 साल में वो तो पेपर पता ही है ना कि एक्सपेंस में कन्वर्ट होने वाला है। तो अरे ठीक है ना, जब साल के हिसाब मेंटेन करोगे तो मान लो पेपर आपका एक्सपेंस हो ही गया, तो अज्यूम्ड एक्सपेंस मान लेते हैं उस रॉ मटेरियल को, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बोल दिया, एक्सपेंस तो नहीं था लेकिन एक्सपेंस हमने अज्यूम कर लिया फॉर द पीरियड। अच्छा जी, अज्यूम्ड एक्सपेंस हमारे लिए परचेज, और नाम उसको दिया जाता है परचेज, या रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, परचेज बोल सकते हो या आप इसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो। आप देखना, मैं जब आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा तो ये सब दिखेगा आपको, ठीक है। ओके, तो रॉ मटेरियल आपका कितने का हो गया बताइए, एक तरीके से हमने एक्सपेंस कितने का ले लिया, 1 लाख का। अब मैंने उधार पे खरीदा है पेपर, मैंने जो खरीदा है तो 1 लाख रुपए का इंतजाम करना था, लेकिन 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया, आपने जहां से लेके आए वो आपको उधार दिया है, तो एक तरीके से उसको पेएबल है, तो वही सप्लायर आपके लिए क्या बन जाएगा बताइए, लायबिलिटी, क्योंकि आपको पेमेंट करना है। ओके, तो वो जो लायबिलिटी है क्रेडिटर बन जाता है, उसको क्रेडिटर के नाम से जानते हैं 1 लाख। तो आप सोचो इस ट्रांजेक्शन में भी दो हेड में इंपैक्ट जा रहा है, एक एक्सपेंस है, दूसरा क्या है बताइए, लायबिलिटी। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, और लायबिलिटी भी हमारा क्या हो रहा है बताइए, बढ़ रहा है। लायबिलिटी हमारा बढ़ा, यानी कि हमें 1 लाख और किसी को अब पेमेंट करना बनता है। यहां तक ठीक है। एक चीज बताइए, थोड़ा सा बीच बीच में फीडबैक भी देते रहिए, अभी जो भी कुछ मैं बता रहा हूं, मैं एक चीज और ध्यान रखना हो, मेरे माइंड में कभी ये नहीं चलेगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्योंकि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस कोर्स के लिए इनरोल किया है, मैंने पहले ही उनको बता दिया, डिस्क्लेमर दे दिया है। मेरे दिमाग में ये नहीं चलेगा कि आप ये सब चीज जानते हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड में, मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ पहले से पता है, उनको पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज उन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को पढ़ाने वाले कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जो नॉन कॉमर्स इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको क्या मतलब है, कहते हैं हम क्यों जाने, लेकिन जानना जरूरी है। मैंने पहले ही बोला है 100 में से 60 लोग आज के डेट पे अपना बिजनेस करते हैं, तो ये बेसिक टर्म्स, जैसे
जैसे एक होते हैं जो किसी चीजों का बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये बेसिक नॉलेज आज के डेट पे हर एक इंसान को होना चाहिए। तो मैं उस माइंडसेट से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं जिनको बिल्कुल कॉमर्स यानी कि अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है। क्या वो चीज अभी जो मैं बोल रहा हूँ 50 60 70% भी दिमाग में जा रहा है? धीरे धीरे देखो, इतना भी आसान अगर होते तो लोगों को 5-5 साल नहीं लगते चीजों को पढ़ने में। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही बेसिक लेवल का एक अंडरस्टैंडिंग आपको दूं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में भी ना जाके। यही सारा चीज मुझे बताना होता। अकाउंट्स वाले जो पढ़ते हैं वो डेबिट क्रेडिट के नाम से जानते हैं इन सारे चीजों को, उसको रूल बताया जाता है कब डेबिट किया जाता है कब, मैं वो सब नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, मुझे फटाफट बताएंगे जो भी लाइव में है, क्या अभी तक ठीक ठाक चल रहा है? जो भी मैं ये सेग्रीगेट कर रहा हूं कि हर एक हेड में 2 अकाउंट, क्योंकि आपको मैं बता दूं यही सारा ट्रांजैक्शंस जो है ना, आपको जो देखते हो ना बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी जो मैच होता है, इसी की वजह से मैच होता है। क्योंकि अगर कभी ये कह रहे हो आप कि कुछ आ रहा है तो कुछ, नो ऑडियो, ऐसे कैसे हो गया? ऑडियो तो यहां दिखा रहा है। राघव कह रहे कि नो ऑडियो, और भी कोई कंफर्म करेंगे ऑडियो नहीं जा रहा है क्या? कह रहे कि बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है। केशव राघव कह रहे बफरिंग हो रही है, नो ऑडियो आ रही है। ओके सर, आलोक कह रहे कि सब चीज ठीक है। यस सर, ऑल क्लियर। तो फिर ठीक है, इसका मतलब दो ने बोला कि ऑडियो नहीं, राघव ने सिर्फ बोला है। हो सकता है आपकी नेट में दिक्कत होंगी, एक बार नेट को रीस्टार्ट कर लीजिए, वाईफाई रीस्टार्ट करके एक बार चेक कर लीजिए। क्लिक ऑन रिफ्रेश। ओके, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, जो बता रहे हैं वो भी सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, लेबर कॉस्ट इन कार्ड। अब क्या हुआ, इसको प्रिंट करने के लिए, लेबर तो लगाने पड़ेंगे। तो लेबर में हमने क्या देखा कि 1 लाख का हमारा लेबर आया पूरे साल में। मैं 1 साल की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग द पीरियड 1 साल में 1 लाख का लेबर आया। उस 1 लाख के लेबर में से हमने क्या देखा कि 0.6 लाख यानी कि 60,000 मैंने पेमेंट कर दिया उस लेबर को, और 40,000 अभी पेएबल बाकी है, पेएबल है अभी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। लेबर जो खर्चा है ना आपका, एक तरीके से आप अभी पेमेंट किए हो या ना पेमेंट किए हो, खर्चा तो आपका पूरा 1 लाख हो गया। अब बोलोगे कैसे? अगर लेबर से आपने 1 लाख का काम करवा दिया तो एक्सपेंस यानी कि खर्चा है, एक्सपेंस तो 1 लाख का हुआ। तो हम यहाँ पे कहते एक्सपेंस हमारा 1 लाख का हुआ लेबर के नाम से। अच्छा, लेकिन अब मैंने बोला कि 2 हेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हेड नहीं 3 हेड आएगा। अब 3 तरीके से यहाँ पे इंपैक्ट आएगा। कैसे? देखो, अब आपको जो 40,000 पेएबल है तो वो आपका आ गया लायबिलिटी, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंस जो अभी पे नहीं किया है, आज नहीं तो कल पे करोगे, तो वो आपको पेएबल जो अमाउंट बनता है, जो पेमेंट करना है, वो आपके लायबिलिटी बन गया। अगर किसी को सोर्स ऑफ फंड से अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे समझ जाओ, वो सारे फंड जो आपको किसी को पे करना है वो आपके लायबिलिटी है, चाहे वो मालिक हो चाहे आउटसाइडर हो। मालिक है तो इंटरनल लायबिलिटी है, आज नहीं पे करूंगा, बिजनेस बंद होगा तो पे करूंगा। आउटसाइडर है, जिसको आज नहीं तो कल पे करना है, तो वो सारे आपकी लायबिलिटी है। अगर आपको सोर्स ऑफ फंड से कंफ्यूजन होता है तो आप एक लाइन में समझ जाइए कि वो सारे पैसे जो किसी को पे करना बाकी है वो सारे हमारे लिए लायबिलिटी है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 40,000 पेमेंट करना बाकी है तो 40,000 आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। अच्छा जी, और असेट्स आपका होगा, क्यों? क्योंकि 60,000 आपने दे दिया तो कैश जो आपके एसेट्स था ना, कैश आपका क्या हो गया बताइए? डिक्रीज हो गया। यानी कि इस तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इंपैक्ट आता है। 2 इंपैक्ट क्या था? एक आपका एक्सपेंस हुआ है तो ये 1 लाख का और भी इंपैक्ट आना चाहिए, तो 1 लाख ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जो कि 2 पार्ट में 40,000 का लायबिलिटी चला गया और एक में आपका एसेट्स आपका डिक्रीज हो गया। होप यहां तक भी क्लियर होगा। जहां कहीं भी डाउट है इमीडिएट वहीं पे रोक के पूछ लेना, याद रखिएगा कि ये नहीं कि और बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्डिंग में नहीं जाना है। मैं सिंपल सी बात समझा रहा हूं कि अभी जिस तरीके से हमने इस ट्रांजैक्शंस में 2 एंट्री ढूंढना था ना, तो मैंने वो एंट्री ढूंढा कि ये पे समझ में आया, तो आप कंफर्म करते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते। रेंट पे किया हमने, फुल्ली कैश में पे कर दिया, तो कैश में पे कर दिया तो हमें पता है रेंट जो नाम से था वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया 80,000 का, और हमने जो कैश दे दिया तो कैश हमारा यानी कि एक एसेट्स हमारे लिए क्या हो गया बताइए? डिक्रीज हो गया। और अब क्या होता है, अब तो ये सारा काम किया, क्यों? क्योंकि मैंने फैक्ट्री में मशीन रखा, लेबर से काम कराया, रेंट पे किया। अब होता क्या है, ये नोट्सबुक बना और अब ये नोट्सबुक मैं बेच रहा हूं। मैंने सिर्फ 80 नोटबुक बेचा मैंने,
ठीक है, और कितने का बेचा? 3 लाख का। जिस 3 लाख में से 2 लाख का मैंने कैश में बेचा और 1 लाख मैंने उधार बेचा। तो उधार जिसको मैंने नोटबुक बेचा उनसे पैसे लेना बाकी है, तो जो लेना बाकी वो हमारे लिए एक तरीके से डेटर हुआ और वो हमारे लिए असेट्स है। तो असेट्स डेटर 1 लाख लेना बाकी है हमारे लिए, और 2 लाख का कैश आ गया, तो इसमें हमारा एसेट जो है कैश से कितने का बताइए? 2 लाख का। और इनकम हुआ, क्यों? क्योंकि हमने जो बेचा था ना, एक तरीके से देखा जाए तो देखो क्या होता है, ये जो आपने पेपर खरीदा था उस पेपर पे 2 चीज एडिशन किए तो नोटबुक बना। अब ये नोटबुक आपने बेचा तो हमने पहले ही बोला है कि उस सेल को हम इनकम अज्यूम करें, क्योंकि एक पूरे 1 साल का जो हमने एक्सपेंस अज्यूम किया था यहाँ पे रॉ मटेरियल के नाम से, उसी के रेस्पेक्ट में मेरे पास यहाँ पे सेल हुआ है। ठीक है, तो सेल हमारे लिए क्या हो गया? यहाँ पे इनकम। ये 6 ट्रांजेक्शन ले लिया हमने। अब इसी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम लोग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार माइंड प्रोसेसिंग कीजिए, थोड़ा सा स्लोली एक बार रीड करिए। आपके सामने कोई ट्रांजेक्शन्स आता है, आप अपने लाइफ के एक ट्रांजेक्शन्स को सोचो और उसमें 2 चीज आप फाइंड आउट करो, क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो आपको अकाउंट बनाना नहीं, कोई एग्जामिनेशन देना नहीं है। बात समझिए ध्यान से, मैं सिर्फ एक सिस्टम बता रहा हूं कि अकाउंट की सिस्टम चल कैसे रहा है, इस सिस्टम से इम्पैक्ट क्या आता है। मान लीजिए आप अगर ये फाइंड आउट नहीं भी कर पाओगे तो आपको फाइंड आउट करना क्यों है? बस ये समझो कि इस तरीके के फाइंड आउट की करके बैलेंस शीट तक लोग पहुंचते हैं, और तब वो किस तरीके का रूप लेता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखिए, पहले ट्रांजेक्शन हमने देखा, अब क्या होगा, इसमें जितने भी इनकम और एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। वो क्या होता है? फॉर द पीरियड होता है। इस 1 साल में हमने इतना अर्न किया, इतना हमने स्पेंड किया। जो अर्न किया दैट इज द इनकम, जो हमने स्पेंड किया जो कि वापस नहीं आने वाला है दैट इज द हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो इनकम और एक्सपेंस को हम नेट ऑफ करेंगे तो वही बिजनेस का प्रॉफिट कहलाता है। इनकम माइनस एक्सपेंस वो क्या कहलाएगा बताइए? प्रॉफिट कहलाएगा। तो मैं बता दूं, यहां पे जो हम लोगों ने अभी बोला, तो देखो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब वो एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे नहीं लिखने जाऊंगा मैं, लिखने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सा बस ये जाने कि हमने क्या क्या टॉपिक को कवर किया। ओके, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो है इनकम माइनस एक्सपेंस। अब देखिए क्या होता है, हमने जो कमाया और हमने जो खर्चा किया, अगर ज्यादा कमाया कम खर्चा किया तो नेट में कट कटा के हमारे पास प्रॉफिट पॉजिटिव हुआ होगा। अगर हमने कम कमाया ज्यादा खर्चा किया तो ये हमारा निगेटिव आ जाएगा। ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे बताइए? लॉस। ओके, हमने यहां से क्या किया, कौन कौन सी चीज आएगा देखो, एक तो इनकम ये हो गए, ठीक है, एक्सपेंस ये हो गए, एक्सपेंस ये हो गए, ये भी एक्सपेंस है अज्यूम्ड। इन सब चीजों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ये बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ स्मार्ट बुक एंड कंपनी फॉर द ईयर। फॉर ईयर होता है, याद रखना, एज ऑन डेट नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया, किसी एक डेट का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड होता है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026, क्योंकि आपने 2025 को स्टार्ट किया 2026 में एंडिंग होंगे। ओके, ध्यान से देखिए, ये जो रेवेन्यू और सेल किया था हमने कितने का बताइए? 3 लाख का। मैं यहां से टिक करते चलता हूं क्या क्या चीज हमारे पास आ गया, ध्यान से रखिएगा। तो इनकम हमारा कितने का हो गया बताइए? 3 लाख का। मैंने यहाँ पे रेवेन्यू दिखा दिया कितने का बताइए? 3 लाख का। वैसे बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का 2 तरीका होता है, राइट लेफ्ट करके भी। राइट साइड में इनकम दिखाया जाता है, लेफ्ट साइड में एक्सपेंस दिखाते हैं। लेकिन आज के डेट पे जो कंपनी एक्ट के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट बनते हैं उसको स्टेटमेंट वर्ड दिया जाता है। देखो, एक है अकाउंट और एक में नाम दिया जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जब भी कभी बनते हैं ना, तो वर्टिकल फॉर्मेट में वो ऊपर इनकम लिखा जाता है, नीचे एक्सपेंस लिखते हैं।
तो जितने भी नॉर्मली जो आप लोग को एनुअल रिपोर्ट जो मिलते हैं किसी कंपनी का, वो इस फॉर्मेट में होते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होते हैं। और जहाँ पे कंपनी एक्ट की रूल नहीं है, तो जैसे आज मैं अपना अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वो इस फॉर्मेट में बनाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होता है। होता क्या है, इसमें स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए लोग जो होते हैं ना पहले इनकम ले लेते हैं देन एक्सपेंस लिखते हैं, तो वो प्रेजेंट करने का तरीका है, उससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो इनकम में क्या हुआ, हमने सेल दिखाया 3 लाख का, ओके। हमने एक्सपेंस में अभी इन दोनों को हम लोग डील करते हैं, अभी याद रखिएगा आपको, ये दोनों को मैं थोड़ा देर के बाद में डील करता हूँ, ये दोनों में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट वापस आते हैं। आप मुझे बताइए, लेबर लगाया था कितने का, 1 का, तो लेबर भी आपका एक्सपेंस था, मैं यहाँ पे टिक करते चलता हूँ, याद रखिएगा। इसको मैंने ले लिया, लेबर कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये रहा देखो 1 लाख हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ओके, ये भी हमारे पास आ गए। अब रेंट है, रेंट पे आते हैं, देखो एक और एक्सपेंस था हमारे लिए, ये रेंट वाला एक्सपेंस था, ये भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले गए, कितने का, 80,000 का, ये देखो यहाँ पे हम लोग 80,000 का रेंट लेके गए। अब आप मुझे बताओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं थोड़ा देर के टेक्निकल पॉइंट के अंदर, जो रॉ मटेरियल की हमने बात किया था। होता क्या है, देखो पेपर खरीदा था तो वो असेट्स, लेकिन एक कुछ टाइम के बाद वो कंज्यूम हुआ, वो एक्सपेंस में हमारा कन्वर्ट हुआ। तो कहते देखो हम इतना हिसाब नहीं रख सकते डेली बेसिस पे। मान लीजिए हम बल्क में पेपर खरीदते हैं, अब प्रिंटिंग होता जाता है, अब मैं ऐसे कैसे हिसाब वहां पे बैठ के मेंटेन करूं कि कितना पेपर प्रिंटिंग हो गया, कितना पेपर रखा हुआ है, कितना प्रिंटिंग हो गया, कितना रखा हुआ है। तो डेली बेसिस पे मुझे एसेट्स और एक्सपेंस में के हिसाब रखने पड़ेंगे। तो अकाउंट में लोगों ने इजी बनाने के लिए क्या किया, जितने भी रॉ मटेरियल है ना, वो कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, अज्यूम कर लो। अज्यूम करके सारे के सारे पेपर प्रिंट हो गया, कंज्यूम हो गया, ये आप अज्यूम करके एक्सपेंस मान लो, क्योंकि प्रिंटिंग हो गया तो अब हमारे वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, हमारे वो कंज्यूम हो गया। कितने का हमने अज्यूम कर लिया, 1 लाख का। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने कितना अज्यूम किया था, 1 लाख का। लेकिन आप मुझे बताइए, नोटबुक तो बना 80 ही, सोच के देखो हमारा 100 बुक था, लेकिन बना कितना नोटबुक बताइए, ओनली 80 नोटबुक्स बने हैं। तो अगर 80 नोटबुक्स बना है तो 20 नोटबुक का जो पेपर है वो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, बोलोगे हाँ। तो वो जो पेपर पड़ा हुआ है वो तो खास करके एक्सपेंस तो था ही नहीं, आपने तो मान लिया अपने अकाउंटिंग को आसान करने के लिए, बोलोगे हाँ। तो वो जो आपका पेपर बचा हुआ है कायदे से तो वो असेट्स है, कहते हैं हाँ। तो कहते हैं एक काम करो, ये जो आपने एक्सपेंस ले लिए कितने का, 1 लाख का, उस एक्सपेंस को आप कम करो। वो गलत था आपका, तो अच्छा, तो ये जो 1 लाख का आपने जो एक्सपेंस अज्यूम किया था इसको कम करना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे कितना कम करना चाहिए, तो अब आप देखो कैसे कम करेंगे, सोचिए थोड़ा ध्यान से। हमने 100 बुक का पेपर खरीदा 1 लाख का, मतलब एक बुक का, चलो 100 बुक में अगर 1 लाख है तो हमने 80 बुक का तो प्रिंटिंग हो गया, तो 100 का 80% हुआ, तो 80,000 का पेपर, जो 80,000 का पेपर पे प्रिंटिंग तो हो चुका है, लेकिन 20,000 का पेपर बच गया, बोलोगे हाँ। तो वो तो हमारे लिए क्या था बताइए, असेट्स। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेंस को कम करके असेट्स में रखना चाहिए। ये जो आपने किया था ना, ये गलत था, कायदे से ये होना चाहिए था 0.80, और असेट्स आपका होना चाहिए था कितना बताइए, 0.20। तो वही एडजस्टमेंट यहाँ पे किया जाता है रॉ मटेरियल को जो है ना माइनस करके। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान से, ये 20,000 का हमने जो मटेरियल था ना ये कम करना है। तो कम करने का 2 तरीका होता है, या तो आप यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज को हटा के कंज्यूम्ड वर्ड डाल दो, अगर कंज्यूम डालोगे तो ये आपका सीधा 0.80 आएगा और ये आपका यहाँ से हट जाएगा। नॉर्मली यही काम करते हैं बिजनेस में, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा भी एक तरीका है कि हम लोग छोड़ो, अब ये मैंने एक्सपेंस मान लिया तो मान लिया, ये माइनस जो करने हैं ना, तो एक चीज मैं बता दूं, ये है आपका एक साइड लेफ्ट साइड और ये है आपका राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफरेंस है, तो हम क्या कहते हैं, इसको माइनस करना है ना, तो इसको हम बढ़ा देंगे तब भी हो जाएगा। बोलोगे ऐसे कैसे, चलो मैं आपको 2 तरीका बताता हूं। देखो अगर ये यहाँ हटा दिया
तो टोटल हमारा कितना हुआ बताइए, 3 लाख हमारा इसका टोटल है, इनकम साइड का टोटल हम कह सकते हैं। टोटल हमारा इनकम कितना है बताइए, 3 लाख का। तो अब इधर अगर नहीं हटाएंगे तो हमारे यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 0.80। अब ये तो बैलेंसिंग फिगर है। तो देखो होता क्या है, अकाउंट में जो हम लोग कोई भी चीज मेंटेन करते हैं इसको अकाउंट बोला जाता है। ये जो चीज हम बना रहे हैं इसको अकाउंट बोलते हैं, लेजर बोलते हैं कुछ। तो इसमें एक तरीका है अकाउंट्स वाले का कि जितना हमारा ये टोटल है इधर का भी टोटल सेम रख देते हैं। ठीक है जी, हमने टोटल सेम रख दिया, कितना हो गया बताइए, 3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0.8 और 1 का लेबर कॉस्ट और 0.8 का क्या था बताइए, रेंट। तो हम अगर इसमें से हिसाब करें 0.8 प्लस 1 प्लस 0.8, सॉरी 0.8 प्लस 1 प्लस 0.8, हाँ जी 2.6 होता है, ये 2.6 हो गया। और टोटल कितना था बताइए, 3। तो जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, कायदे से होना क्या चाहिए था, ये माइनस ये। लेकिन अकाउंट्स वाले का आदत है लिखने का इस तरीके से कि बैलेंसिंग फिगर ना यहां लिखता है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बनता है बताइए, अब बैलेंसिंग फिगर देखोगे तो 0.4 आएगा, तो यही 0.4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो ये तो वही रहने वाला है, ये नहीं बदलने वाला है। मैं यहाँ पे अगर 3 लाख टोटल करूं और मटेरियल परचेज की जगह मटेरियल कंज्यूम दिखाऊं 80,000, क्योंकि इतना हमारा पेपर प्रिंटिंग हुआ, तो भी मेरा प्रॉफिट कितना आने वाला है, 40,000 का। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2.6। या एक और तरीका है, लोग कहते हैं अरे छोड़ो ना, इतना कौन दिमाग लगाता है, एक मान लिया तो मान लो, इसको कम करना है इधर ही रख दो, पॉइंट इधर ही लिख दो। स्टॉक जो कि परचेज को हमने रिड्यूस किया है, स्टॉक जो बच गया था ना, स्टॉक को माइनस कर दो, किस में से, इस परचेज में से स्टॉक वाले पोर्शन माइनस कर लो। तो माइनस करने के लिए स्टॉक को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट हैंड साइड में दिखा देता है। मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है, एक बार बन कैसे रहे एक बार दिमाग में आ जाएगा ना, तो एनालिसिस के टाइम पे एटलीस्ट ये सारी चीज आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो 3.2 और 3.2 में से देखो इधर भी 20,000 बढ़ गया, तो इधर भी 20,000 बढ़ गया, तो बैलेंसिंग फिगर पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो ये जो आपका प्रॉफिट आया है बिजनेस से, ये प्रॉफिट में भी 2 पार्ट है, ध्यान से रखिएगा। ये प्रॉफिट में भी क्या है बताइए, आपके पास 2 पार्ट है, क्या क्या है देखिए, लिखा होगा हमने कहीं पे, ये रहा देखिए, 2 अफेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। ये जो आपका 40,000 जो आपका प्रॉफिट आया है, तो मुझे बताइए इसका मतलब ये 40,000 का असेट्स वगैरह तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होगा आपका, सोच के देखो। क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हमने तो इनकम का जब हिसाब रखा था, तो इनकम के साथ साथ हमारे पास कैश भी तो आया था ना, तो असेट्स तो बन गया होगा। और ये जो प्रॉफिट है एक हमारे लिए लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ओनर्स का पैसा है वो हमें वापस करना पड़ेगा। तो ये 40,000 मुझे उसको वापस करना है जब बिजनेस बंद होंगे तो, और इसका एसेट्स भी होगा। तो प्रॉफिट में भी 2 इंपैक्ट होता है, जो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 इफेक्ट। प्रॉफिट में एक तो असेट्स बढ़ा होगा हमारा, क्यों, क्योंकि असेट्स प्रॉफिट हुआ है तो असेट्स तो कुछ बढ़ा होगा। और लायबिलिटी जो है, जो लायबिलिटी जो अभी प्रॉफिट आप कह रहे हो, जिसको आप रिटेन कर रहे हो, बिजनेस में रख रहे हो, वो आपका फ्यूचर का लायबिलिटी, क्योंकि ओनर को पे करना होगा जिस दिन बिजनेस बंद होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं है, ये किसका है, ओनर का है। तो ओनर का पैसे आपको देना है, तो ये आपके लिए क्या बताइए, लायबिलिटी। जिसको प्रॉफिट जो बिजनेस में रख लिया जाता है ना, तो इसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोला जाता है। अर्निंग जो रिटेन कर लिया बिजनेस में, कायदे से वो था मालिक का, ओनर का, मैंने रख लिया बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कि कल के डेट पे मुझे वापस देना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से वो क्या हमारे लिए हो गया बताइए, लायबिलिटी। ओके, और अगर लॉस होता, तो लॉस होगा तो कैसे लॉस हुआ बताइए, आपके कैश भी तो गया होगा, कोई ना कोई असेट्स तो घटा होगा ना, क्योंकि आपने लॉस है तो लॉस तो किसी को पे किया होगा, तो कैश घटा होगा। तो वही कह रहे, असेट्स उस केस में डिक्रीज हुआ होगा, और लायबिलिटी जो हैगा वो भी आपका डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है, तो एक तरीके से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना, आपका लॉस है तो किसको पे करोगे। तो एक तरीके से लायबिलिटी आपका वहां पे क्या होता है बताइए, डिक्रीज होता है। थोड़ा हैवी तो नहीं हो रहा है, देखो जो चीज बेसिक है, अब ये नंबर्स गेम है, तो बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल्स के साथ दिखाना चाह रहा हूँ कि बैलेंस शीट और पीएल बना कैसे है। आप अगर नहीं खुद से बना पाओगे तो देखो, बनाने के लिए आप मान लीजिए कि बिजनेस करते हो, तो बनाने के लिए अकाउंटेंट को तो रख ही लोगे। आज के डेट पे ये सब करने की आपको जरूरत भी नहीं, टैली एक सॉफ्टवेयर आता है, सब में ये सब चीज अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, समझ में, ये सब काम अपने आप कर देते हैं। बट आपको लास्ट में क्या होगा, ये बन के आएगा। तो ये तो आप देखते हो ना, तो अब देखते हैं ये कैसा हमें दिख रहा है। ठीक है, फाइनली ये देखने का नजरिया आपका जरूर बदलेगा। ओके,
चलो राघव कह रहे सुपर, चलो थैंक यू। मुझे देखो, अगर समझ आता है, आपको इंटरेस्ट बना रहता है तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। अगर टीचर को ये लगे कि ये हमें जरूरत नहीं था ये सब बताने की, तो बोरिंग सी हो रही है, तो फिर लगता है कि चलो फिर हम चीजों को क्या करें, डाइवर्ट करें या कुछ करें, इस तरीके से होता है। इसीलिए टाइम टू टाइम फीडबैक देना जरूरी है। चलो ऑल अंडरस्टैंडिंग, चलो ठीक है। मेन मकसद क्या था पूरे के पूरे आज इस लेक्चर का, ये जो आपके सामने बना है एक बार देखते कैसे बन के आया है, एक एक करके हिसाब मिलाते। आइए, हमने जो यहाँ पे लिया था, देखो ये हमारा जो ट्रांजेक्शन्स थे, इसमें हमने कुछ कुछ टिक कर लिया था। ये 3 चीज तो हमारे पास आ गया था, 3 नहीं 4 आ गए थे, ठीक है। हमारा ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गई थी, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गई थी, ये रिकॉर्ड हो गया था, ये रिकॉर्ड हो गया था, ये चला गया था किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसमें से एक फिगर निकल के आएगा जिसको हमने क्या बोला बताइए, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट है सर, प्लीज कंटिन्यू इन सेम फ्लो, यू आर गुड, प्रशांत करे थैंक यू जी। नहीं मैंने कोशिश किया है, देखो आपको मैं बता दूं, ये नोट्स जो बनाते हैं ना, ये नोट्स जो मैंने जो भी कुछ बना के लाया है ना, वो इस तरीके से बहुत बार मॉडिफाई किया जाता है, दिमाग में ये चल रहा होता है, क्योंकि मैंने बताया माइंडसेट होता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। हमें डेबिट क्रेडिट भी नहीं पढ़ाना है, अकाउंट्स भी पढ़ाना है, और उनको अकाउंट्स में बैलेंस शीट समझाना भी है। तो मैंने किया है, कोशिश करा है, बाकी इसमें जो भी इंप्रूवमेंट होगा देखेंगे, कोशिश करेंगे। वापस आइए, तो 4 चीज हो गए। किसी ने कुछ वॉइस नोट भेजा है क्या, क्या भेजा है सुनील? सर इसमें जो एसेट में 20% माल बचा हुआ है, उसको हम प्रॉफिट में कैसे काउंट कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो वो सेल तो हुआ नहीं है, अभी बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट काउंट कर लेंगे क्या? हाँ जी, सुनील का कहना है कि वो जो अभी एसेट्स बचा नहीं तो हम प्रॉफिट में कैसे काउंट करेंगे। थोड़ा सा आपने मेरे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे थोड़ा ध्यान कम दिया। आपका ध्यान किधर गया, इनकम की तरफ। नहीं, स्टॉक मेरा इनकम नहीं है, मैंने भी बोला है आपको। मैंने क्या बोला कि देखो बहुत बार क्या होता है कि लोग चीजों को आसान करने के लिए एक एक्सेप्शनल रास्ता ढूंढ लेता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चीजों को आसान करने के लिए एक्सेप्शनल रास्ता ढूंढ लेता है। स्टॉक हमारा इनकम नहीं है। मैंने बताया क्या, कायदे से सही तरीका यह है कि ये यहां नहीं दिखाना है, यहां पे 0.80 दिखाना है, सिंपल। और ये परचेज नहीं होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है कंज्यूम्ड। तो आप देखोगे कि जितने भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसमें मटेरियल परचेज नहीं दिखाते हैं, वो दिखाते क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं हम। चलो ठीक है, मैं आपको रिवाइज करके दे दूंगा, जैसे बनता है वैसे ही करता हूं मैं। बचपन में जब हमने पहले बार पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, जैसे आज जो अकाउंट्स 10 क्लास वाले या +2 वाले जो पढ़ते हैं ना, वो इस तरीके से बनाता है। लेकिन जो बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद आज जो आप अगर कोई इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर, वो ऐसे नहीं दिखाता है, वो ऐसे दिखाता है। दोनों का मतलब एक ही है। देखो क्या होता है, ये है प्लस ट्रांजेक्शन, ये है माइनस ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपको पता है ये माइनस, इससे आपका नेट वैल्यू आएगा। नेट वैल्यू पे फर्क पड़ा था क्या हमें? सुनील जी एक चीज बताओ, नेट वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा था। मैंने 20,000 इधर डाल दिया तो 20,000 यहाँ भी तो ज्यादा है। कायदे से होना क्या चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 0.80, ये नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, नेट इंपैक्ट तो 80,000 का ही है ना, मेरा खर्चा तो 80,000 है, तो अभी मैंने 80,000 ही बुक किया है। मैंने देखो क्या लिखा है, परचेज रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहां ज्यादा होता है तो लोग इधर भी ज्यादा रख देते हैं, प्लस ज्यादा है तो माइनस भी ज्यादा कर दिया, प्लस कम है तो माइनस भी कम कर दिया। एक अमाउंट हमारे लिए इसमें प्लस है, एक अमाउंट इसमें हमारे लिए माइनस है, तो ये तरीका है। चलो एक काम करता हूँ, ये मेरे को रखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, वो मैंने एक चीज गड़बड़ कर ली। ये होता क्या है कि जैसे कुछ लोग जो बेसिक अकाउंटिंग जानते होंगे, बेसिक 10 क्लास में पढ़ लिए होंगे अकाउंट्स, और फिर उसके बाद वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड में चले गए, साइंस में चले गए होंगे, क्योंकि हमारे टाइम पे तो 10th क्लास में अकाउंट्स नहीं पढ़ा जाता था। हमारे टाइम पे मैंने अकाउंट्स में, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बीएससी किया हूँ मैं, तो मैंने तो अकाउंट्स का ABCD भी नहीं जानता था। जब मैं सीए करने आया तो वहां से मैंने सब कुछ सीखना शुरू किया। आज के डेट पे शायद सबको मैंडेटरी कर दिया 10th क्लास में एटलीस्ट थोड़ा बहुत डेबिट क्रेडिट यानी कि अकाउंट्स पता होना चाहिए, जैसे मुझे लगता है। आप लोग एक बार कंफर्म करेंगे।
तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में, तो मुझे क्या लगा कि कुछ लोग जो बेसिक पढ़े होंगे ना, वो हो सकता है स्टॉक इधर रखा होगा, तो मैं अगर ये नहीं रखूंगा तो कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने रख दिया। लेकिन मैंने गलती मेरे को जरूरत नहीं है, ये हटा ही दूंगा मैं, आपको नोट्स जो फाइनल मिलेगा नहीं हटा दूंगा, और यहाँ पे परचेज की जगह मैं लिख दूंगा क्या बताइए, कंज्यूम। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा, हाँ मैं यहीं पे करूंगा 1 माइनस 0.20 और तब यहाँ पे लिख दूंगा क्या बताइए 0.80। चलो वापस आते टाइम कितना हो गया हमारे पास है, हाफ एन आवर। ओके, ये परचेज रिड्यूस करना था ना, तो यहीं पे रिड्यूस कर देना चाहिए था मुझे, और यहाँ पे 0.80 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इनकम नहीं माना, याद रखिएगा, मैंने इसको इनकम नहीं माना है सुनील जी। चलो वापस आते हैं, अब आते हैं एक एक करके शुरू करते हैं। अब जो बचा, देखो इनकम और एक्सपेंस तो हमारा चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब क्या बचा बताओ, अब बचा हमारे पास असेट्स एंड लायबिलिटी, ये सारे जाएंगे बैलेंस शीट में। ओके, तो बैलेंस शीट में जाएंगे तो देखो सबसे पहला असेट लायबिलिटी ले लेते हैं, हमारे पास लायबिलिटी कैपिटल कितना है बताइए 10, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, देखो मैं टिक करते चलता हूँ, आप लोग देखते रहना, टिक करूंगा मतलब ये वैल्यू हमारा आ गया, कैपिटल हमारा कितना हो गया बताइए 10, कैपिटल यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ, ये भी मेरा इधर चला गया। अब क्या बचा बताइए, असेट्स, कैश एंड बैंक कितना है बताइए 10, लेकिन एक चीज देखना, कैश एंड बैंक का एक तो ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश एंड बैंक का जो है ना हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो असेट्स में तो अब कोई पर्टिकुलर एक डेट का हम देख रहे हैं, बीच में क्या है कैश में कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया, और हम बैलेंस शीट क्या कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डेट का निकाल रहे हैं, एज ऑन, देखो ध्यान से, बैलेंस शीट एज ऑन, देखो एज एट 31 मार्च, तो हमें देखना है कि कैश लास्ट में कितना बचता है। तो एक काम करते हैं, कैश का हिसाब हम पहले मिला लेते हैं। देखो कैश में क्या हुआ, पहले हमारे पास कैपिटल का 10 आया था, बोलोगे हाँ ठीक है, ये रहा एक 10, ये वाले कैश, ये देखो ये कैश का हमने हिसाब रख लिया। अगला कैश, जब मशीन हमने खरीदा था तो हमारा कैश 2 चला गया था, हमने माइनस कर दिया 2। ओके जी, हमने यहाँ पे कर दिया देखो -2, ये भी ट्रांजेक्शन हमारा आ गए, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ, ध्यान से रखिएगा, मैंने इसको भी टिक कर दिया। अब अगला कैश पे हम आ जाते हैं, कैश 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 कैश, ये रहा देखो, ये जो हमने जब लेबर पेमेंट किया था तो कैश हमारा डिक्रीज हुआ था, तो कैश को हम डिक्रीज कर देते हैं -0.6। ओके जी, -0.6, ये देखो ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, जस्ट अ मिनट, लेबर का हमने 60 पे किया, ठीक है, और 80 पे किया था किसके लिए, रेंट के लिए, 60 कैश में गया, पेएबल 40 है तो 40 रह गया, तो ये 0.6 जाना चाहिए ना माइनस, तो ठीक है, -0.6 -0.8 और 2 प्लस, -0.6 -8 प्लस, पहले -0.6 होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रखा है शायद, क्या -0.6 होगा ये, ठीक है, -0.8 और +2, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमारा कैश -60,000 -80,000 और 2 लास्ट में बढ़ा था, -6.6 -0.8 और 2, -0.6 -0.8 और 2, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, ये कैश वाले सारे ट्रांजेक्शन हमारा आ चुका है। एक काम करते इस कैश का हम बैलेंस देखते कितना बचता है। 10 था, जिसमें से हम लोगों ने क्या करा, 2 का मशीन खरीद लिया, -2 -0.6 -0.8 और +2, ये आ गया 8.6। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ फिर तो मैच ही नहीं होगा, ऐसे कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ऐसे कैसे हो गया, मैं तो यहाँ पे मैच करा के बैठा हूँ, फिर कैसे होगा, 2 + 1 + 8.6, 11.6 + 0.2, ठीक है। तो इसको चलते, होता क्या है कि वो नोट्स बनाते टाइम, अब रात को नोट्स बनी हुई 2-2 ढाई बजे रात को बैठ के नोट्स बना रहा था, तो थोड़ा सा वो हो रखा होगा। 2 + 1 + 8.6 + 0.2, अच्छा 0.2 में तो अभी आया नहीं ना, आते ना वापस, देखो क्या क्या हमने कर लिया। ये तो हमारा हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे पास कैश कितना बचा होगा 8.6 का। चलो फिर से वापस चलते जल्दी से, तो हमारा क्या क्या हो गया, ये जा चुका है, ये जा चुका है, ये जा चुका है, अब क्या रहा बताइए, मशीन, ये भी असेट्स है, तो असेट साइड में हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन को हम ले जाते हैं उधर, मशीन को टिक कर दिया, और बैलेंस शीट में जाएगा मशीन, ये देखो बैलेंस शीट में ये रहा मशीन, 2 का हमारे पास मशीन आ गया। ओके जी, अब आते हैं वापस, क्या हुआ देखो, मशीन ले लिया, अब हमारा ये क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है, इसको भी हम उधर बैलेंस शीट में डाल देते हैं, लायबिलिटी साइड में,
क्रेडिटर जो कि पे करना है ना, हमने उधार जो खरीदा था पेपर, तो देना तो बाकी है ना, लायबिलिटी हमें दिखना चाहिए ना साल के एंड में। तो क्रेडिटर हमारा 1 लाख का है, तो क्रेडिटर को मैंने बैलेंस शीट में यहाँ पे डाल दिया। क्रेडिटर आ गया मेरा कितना बताइए, 1 लाख, ये भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब कौन कौन बचा, 2 3 4 और बचा होगा। ये देखिए, ये हो गए, ये हो गए। अब ये बचा एक्सपेंस पेएबल, क्योंकि हमारे को लेबर को कुछ पे करना बाकी था, तो एक तरीके से लायबिलिटी हमारे पास 40,000 का लायबिलिटी एक्सपेंस पेएबल, तो ये भी हम लोग इधर पुट करते हैं। यहाँ टिक कर देता हूँ पहले कि ये टिक कर दिया, और एक्सपेंस पेएबल हमने यहाँ पे डाल दिया, एक्सपेंस पेएबल। ओके, यहीं से मिस्टेक है, यानी कि डबल डबल मिस्टेक हो रहा था। ये 0.40 है, ये देख लो फिर से ध्यान से, 0.40। ये मैं करेक्ट करके आप लोग को जो नोट्स दूंगा इसमें करेक्शन हो के आएगा। 0.40 ये रहा, ये भी आ गया हमारे पास। अब क्या बचा देखो, टिक करने में कौन सी रह गया, ये टिक हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, सब जा चुका है। एक रह गया हमारे पास डेटर, जो उधार हमने बेचा था ना, जिससे लेना बाकी है, तो उधार लेना बाकी, तो वो भी तो हमारे लिए एसेट्स है ना, उसको हम लोग अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, डेटर, जो कि हमारे पास रिसीवेबल बचा हुआ है एक तरीके से एसेट्स है, क्योंकि वो मेरे पास आएगा। तो डेटर भी मैंने ले लिया, 1 का डेटर मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये रहा डेटर 1 लाख का। अब देखो सारा का सारा हमारे पास बच गए। अब सोचो, वो पेपर जो था, जो हमने यहाँ से माइनस किया था, तो वो तो असेट्स बना था ना, तो असेट्स में तो लेना बाकी रह गया ना, क्योंकि जो पेपर हमारा 100 बुक का था, 100 बुक के पेपर में से तो 80 बुक ही प्रिंट हुई है ना, तो इसका मतलब जो 20 बुक का जो हिसाब था, एक्सपेंस तो हमने कम कर लिया था 0.2 का, तभी तो हमने मटेरियल कितना दिखाया, कंज्यूम किया, क्योंकि हमने एक्सपेंस माना था 1 का, उसके हिसाब से फिर बाद में हमने इसको कम करके कितना किया, -0.20। तो माइनस जो किया हो तो स्टॉक बचाना आपके पास 20,000 का, तो स्टॉक तो दिखना चाहिए ना उसमें बैलेंस शीट में। तो ये एक सेकंड दिख रहा है ना, हाँ जी। तो बैलेंस शीट में हमने क्या करा, यहाँ पे असेट्स दिखा दिया, कितने बताइए, स्टॉक 0.20 का, क्योंकि 20,000 का बच गया तो स्टॉक आ गए। अब मैं इसको बैलेंस शीट को टोटल करता हूँ, ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट को अगर मैं टोटल करूं, 2 + 1 + 8.6 + 0.2, तो ये आ रहा है 11.8। ये 12 नहीं होना चाहिए, बैलेंस शीट का टोटल हमारा 11.80 होना चाहिए। ओके, इधर चेक करते हैं। अगर इधर भी 11.8 ही आया, इसका मतलब आपके हिसाब सही है। यही रीजन है, जैसे अभी आप देख रहे थे ना, एक गड़बड़ हुई थी इधर मुझे, तो मुझे लग गया कि ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, ये तो मैच नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं, अकाउंट्स के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको जब यहाँ पहुंचते हैं ना, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहा था, फाउंडेशन में, सीए के फाउंडेशन में, और जब ये होता क्या है, ये बनाते टाइम ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट बनाने की। जब लास्ट में पहुंच रहे होते हैं, जब ये टोटल कर रहे होते, ये टोटल कर रहे होते, तो हार्ट बीट ना फास्ट हो चुका होता है। गलती से अगर ये दोनों मैच नहीं हुआ, तो समझ जाना आपके हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गया। कौन सी हिसाब, ये हिसाब जो हमने यहाँ पे रखा है, अगर यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी गड़बड़ करोगे, तो ये दोनों आपका मैच नहीं होगा, और मैच नहीं हुआ मतलब आपकी हिसाब गड़बड़ है। और यही चीजों को क्रॉस चेक करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम जो मैंने बताया था, ये अकाउंट वालों जो है इस चीजों को, कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ध्यान से रखिएगा, इट रिजर्व्स एज एन एरर चेकिंग मैकेनिज्म। इसको एरर चेक करने के मैकेनिज्म की तरह डबल एंट्री सिस्टम को लिया गया है। तो चलो देखते हैं, हमने कुछ गड़बड़ किया होगा तो हमारा ये मैच नहीं होगा, नहीं तो ये दोनों मैच हो जाएगा। आइएगा चेक करते हैं। 10 + 1 + 0.4 + 0.4 = 11.8। ठीक है जी, तो देखो 11.80 है, यानी कि हमारा अगर ये दोनों मैच हो गए, मतलब हमने हिसाब सब कुछ सही सही से रखा हुआ है। अब अगर इसको एनालाइज करना है तो कैसे करोगे, देखो एक ही ट्रांजैक्शन को हमने 2 बार रखा है, ध्यान से देखा है आपने, हर एक ट्रांजैक्शन को हमने 2 बार मेंटेन किया है, 2 अकाउंट में किया है। तो जितना हमारे पास पैसे आए होंगे, उतना ही तो पैसे हमारे पास गए होंगे। सोच के देखो, एक तरफ से आया, एक तरफ गया। तो अगर मैं कहता हूं लायबिलिटी मेरा 11.80 है, तो लायबिलिटी इसका मतलब कहीं से आया है मेरे पास 11.8, तो उतना कहीं होगा भी ना, गया कहाँ। अगर मैंने किसी से 11.8, मान लीजिए 11.8 हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी पेएबल है, ऐसे समझ के चलता हूं मैं। लायबिलिटी मेरे लिए क्या है बताइए, पेएबल है। ये इतना पेएबल है तो कहां से पे करोगे, जो आपके पास जो आप पैसे कहीं से लिए हो तो कहीं तो पड़ा होगा ना। आप कह रहे हो इतना हमें देना है किसी को, अरे तो देना जो है वो तो कहीं तो पड़ा होगा,
तो ये रहा 11.8, हमारे पास इतना असेट्स पड़ा हुआ है। अब इसको मैं कैसे समझूंगा, समझिए। इस बिजनेस को इतना पे करने के लिए आज इस बिजनेस को ये बंद कर देता है, आज इस बिजनेस को ये बंद कर देता है। ये स्मार्ट बुक एंड कंपनी क्या करता है, इस बिजनेस को बंद कर देता है। तो क्या होगा बताइए, मशीन बेच देगा। हाँ, मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर ना डिप्रेशन को भी हटा दिया है। मैंने बोला कि अभी एक बार और मुझे करना ही है कंपनी के साथ, क्योंकि अब कंपनी बनाएंगे, अब कंपनी के हिसाब से सोचेंगे। ये विदाउट कंपनी है, ये तो मैंने सिर्फ एक डबल एंट्री सिस्टम का इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मैं वहां पर डिप्रेशन होगा रहा कि फिर अब ये जो एक्सपेंस था, एक्सपेंस को मैं अब इसको क्या करूंगा, कैटेगरी में बांटूंगा। जो अभी मैंने एक्सपेंस दिखाया था, इसको मैं ऑपरेटिंग का एक्सपेंसेज, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, प्रॉफिट को भी बांटूंगा। जैसे आप लोग ईबीटा सुनते रहते थे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रेशन एंड टैक्स एडजस्टमेंट। तो ईबीडीआईटी वगैरह जो पढ़ते हैं ना, ये सब सुने होंगे। ईबीडीआईटी ए भी बोलते हैं। तो ये सब जो वर्ड वगैरह है ना, ये सब चीज तो मुझे बताना है। तो ये सब चीज में अब थोड़ा डिटेल में, एक बार क्या होता है, एक ही बार में सीधा बहुत ज्यादा चीज में आपको बता दूं ना, तो माइंड इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो मैंने पहले एक बार बेसिक लेवल में डाला, अब थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस में, क्योंकि पढ़ाते हुए ना क्या आपको किस सीक्वेंस में कब क्या चीज बताया जाए, ये भी बहुत मायने रखता है आपको समझने के लिए। ओके, मान लीजिए मेरा मशीन जो था ना 2 लाख का, तो मैंने क्या बोला, अब साल के एंड में मैं एक चीज एनालाइज कर रहा हूँ कि मुझे ना ये लायबिलिटी है मेरे पास 11.8, मतलब इस बिजनेस को 11.80 पे करना है, इंक्लूडिंग ओनर्स, ओनर को भी मिला के। कहां से पे करूंगा भाई, है ना हमारे पास इतना, यहीं से तो पे करूंगा। बोलो कैसे, मशीन 2 लाख का बेचो, पैसे लाओ। डेटर जो उधार खरीदते, मेरे जो नोटबुक लेके गया था उनसे पैसे मांगो। आपकी जो बैंक में ऑलरेडी 8.6 लाख का पड़ा हुआ है, स्टॉक जो 20,000 का पेपर था वो 20,000 का बेचो। सारे पैसे अगर रियलाइज करोगे तो 11.80 आपके पास आ जाएगा। ये 11.80 पैसे लाइए और सबको पे कर दीजिए। बोलो कैसे, 11.80 जो आप यहाँ से एसेट्स है आपके पास, इससे रियलाइज करो। अब इसमें से किस किस को पे करोगे, प्रॉफिट किसका था, मालिक का, 40,000 का मालिक को दे दो। एक्सपेंस पेएबल जो रेंट पेएबल था ना, रेंट ही था शायद, वो पेमेंट करना है 40,000, इसको दे दो। क्रेडिटर जो आपने उधार खरीदा था पेपर, उसको 1 लाख दे दो, और जो बाकी रह गया 10 लाख ओनर्स को दे दो। यानी कि ये पैसे परफेक्ट है हमारे को इन सबको पे करने के लिए। होप यहां तक क्लियर आ गया। इसका मतलब आप अगर मैं किसी का बैलेंस शीट देखूं तो मुझे क्या समझ आएगा, मुझे समझ आएगा कि देखो इतना इसके पास संपत्ति है जो बेच के इसको दे देगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है सोचिएगा, ये जो मशीन था ना 2 लाख में तो आपने खरीदा था, 1 साल बीत चुका है, 2 लाख तो इससे रियलाइज होगा ही नहीं। मतलब इसकी बैलेंस शीट में कुछ अब ये फेयर बैलेंस शीट नहीं है। फेयर मतलब उचित नहीं है। उचित का मतलब क्या हुआ, ये जो आप असेट्स दिखा रहे हो, ये जो आप 11.8 का जो असेट्स दिखा रहे हो, ये असेट्स रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं है। इतना आपका रियलाइज नहीं हो पाएगा। बोलोगे क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मशीन जो आप यहाँ पे 2 लाख का दिखा रहे हो, मशीन 1 साल यूज कर लिया। अब आप मशीन बेचने जाओगे तो 2 लाख आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अगर ये 2 लाख नहीं आएगा तो इसका मतलब आप 11.80 रियलाइज नहीं कर पाओगे। और अगर इतना रियलाइज नहीं कर पाओगे तो आप फिर इधर पेमेंट कैसे कर पाओगे, आपका तो पेमेंट ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सही पिक्चर नहीं दे रहा है ये बैलेंस शीट। तो इसके लिए अब क्या होता है, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सरकार ने ICAI को कुछ जिम्मेदारी दिया है। ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, सरकार ने ICAI को कुछ जिम्मेदारी दिया है। जिम्मेदारी ये दिया है कि देखो भाई, आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बनाओ। स्टैंडर्ड समझते हो ना, एक रूल बनाओ। ऐसा रूल्स बनाइए ये सब चीजों को मेंटेन करने के लिए कि कुछ भी चीज यहां पे अनफेयर ना दिखे, सब उचित दिखे। ओके, तो इसके लिए स्टैंडर्ड सब बनाया गया है। क्या स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस अकाउंट्स को बनाने का स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको इंड एस बोला जाता है। तो जब अकाउंट्स बनाया जाता है तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही
फास्ट वे में, रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको नहीं बताने जा रहा हूं। बस आप इतना समझ के चलो कि अगर कोई कंपनी असेट्स जो दिखा रहा है, आज इंस्टीट्यूट बोल रहा है, अब याद रखिएगा, ये जो बैलेंस शीट बनी, ये जो इनकम स्टेटमेंट बनी, चलो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ये मैंने अकाउंट के फॉर्मेट में दिया था, फिर इसी सेम चीजों को आप स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दे सकते हो। आज कंपनी इस फॉर्मेट में आपको निकाल के देता है, मैं इसको थोड़ा सा बदल दूंगा, ठीक है, रेवेन्यू इतना रहने दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जो मुझे नजर आया, और खास करके होना भी नहीं चाहिए तरीके से ये 0.8 होना चाहिए और मटेरियल कंज्यूम्ड होना चाहिए। तो आप देखोगे जितने भी एनुअल रिपोर्ट दिखेगा ना, उसमें मटेरियल कंज्यूम्ड ही दिखता है, मटेरियल परचेज नहीं दिखता है, ठीक है जी। ये सारा चीज मिला के आपको यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा, तो चलो ये तो मैं आपको कम कर दूंगा, 2.8 में से 2.6 हो जाएगा, बाकी इतना ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। और बैलेंस शीट जो है, ये बैलेंस शीट का एक और फॉर्मेट होता है, असेट्स इस तरीके से लिख के देना, इसमें भी मुझे बदलना पड़ेगा सारा चीज, क्योंकि वो बदल गया ना, आपका 11.8 आना चाहिए ना, समथिंग 11.8 ही आएगा, तो वो मैं बदल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी ना, 8.6 आ गया था और एक्सपेंस पेएबल में हमारा 0.40 था, इसलिए 11.80 था। तो ये आपको रिवाइज होकर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट मिलता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। समझिए, ये जो अभी मैंने दिखाया है ये ट्रू वैल्यू नहीं है, ये तो मानते हो ना आप लोग, ट्रू वैल्यू नहीं है। ये ट्रू वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मशीन जो यहाँ 2 लाख का दिखा रहे हैं, जबकि वो मशीन को आज बेचने जाऊं तो 2 लाख नहीं आएगा। ओके, तो कहते हैं कि इसका मतलब, मान लीजिए इसका वैल्यू अगर 10% डाउन हो जाता, तो मुझे मशीन यहाँ पे 1.8 ही दिखाना चाहिए था, इसकी वैल्यू डाउन करके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार ने इसको जिम्मेदारी दिया है कि देखो भाई, कोई अगर कंपनी बैलेंस शीट बना रहा है तो ये जो अमाउंट है ना, ये ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करे, फेयर वैल्यू। तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको फॉलो करके ये सारा बैलेंस शीट आज कंपनी जो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आज अगर मैं यहाँ पे सामने इंडिगो का इंडिगो का वो रखा होगा, एनुअल रिपोर्ट यहाँ नहीं है, ये रहा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करूं, ये 220 नंबर पेज में इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं 220 नंबर पेज पे सीधा पहुंचता हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं आपको दिखाऊं और थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूं कि मैं क्या कहने की कोशिश। वैसे कंपनी के भी डिस्कशन करा नहीं हमने, तो क्यों हम इधर आ रहे हैं ना, रहने दो, ठीक है, बाद में दिखाएंगे। चलो वापस आते, जब जिस चीजों को समझने के लायक बन जाओ तो दिखाओ तो थोड़ा सा समझ भी आता है। अभी रहने दो इन सारी चीजों को, ठीक है, वापस आते हैं हम लोग इधर पहले। हाँ जी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को साइन कौन करता है? सीए ही साइन करता है। जब वो साइन करते तो उसकी जिम्मेदारी ये चीज देखना कि ट्रू व्यू दे। जैसे आज देखते हो आप लोग, नहीं ज्यादा इधर बात नहीं करेंगे, तो हमारे को आज जो सीए जो सर्टिफाई करके जो सिग्नेचर के साथ जो आपको यहाँ पे असेट्स में अमाउंट दिखेंगे, वो ये भरोसा कर सकते हो, अगर वो ईमानदारी से सब कुछ किया है तो वो ये जो वैल्यू यहाँ पे दिखेंगे वो आपको रियलाइजेबल वैल्यू होता है, ये आप भरोसा कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कुछ ऐसा आइटम्स ना दिखे जो कि दिखता है पहले से ही कि ये रियलाइज नहीं होने वाला है। जैसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जब मैनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा तो वहां पे मैं आपको एनालाइज करके दिखा दूंगा। ओके, तो जब ये अगर यही चीज अगर सीए साइन करता ना, तो ये मशीन 2 नहीं दिखाता, मशीन दिखाता 1.80। बोलता है क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन चार्ज करके तभी वो साइन करते। तो एक तरीके से आज हम ये कह सकते हैं, ये असेट जो मुझे दिखता है ना, वो इतना रियलाइजेबल वैल्यू होता है। अब ये रियलाइजेबल वैल्यू है तो पेमेंट किसको करना है, वो चीज हम देख सकते हैं। तो बस अब मुझे यहाँ तक अब कंफर्म करो कि आज हम इस क्या क्या चीज पढ़े, इसको हम कंफर्म करते हैं, मतलब एक बार समराइज करते हैं कि क्या क्या चीज हमने आज पढ़ा। ठीक है, हम असेट जानने की कोशिश किए, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि उस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। इनका जो नेट बैलेंस होता है, नेट बैलेंस या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जो कि अल्टीमेटली लायबिलिटी या असेट्स यानी कि बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर होता है। यानी कि लास्ट में जाके इन दोनों को नेट ऑफ करने के बाद हमारे को जो देखना होता है बैलेंस शीट, जिसमें से असेट्स ये बताता है कि आज अगर बिजनेस क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस को हर 1 साल का ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट रखना होता है। हर एक बिजनेस साल के एंड में
क्लोज होता है और फिर अगले दिन फिर ओपनिंग होता है। अगले दिन जब शुरुआत होगी ना बिजनेस, तो फिर वो बैलेंस शीट की जो असेट्स है ना, वहाँ के ओपनिंग असेट्स फिर वो शुरू होता है। तो हमने असेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में डाला। बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट का होता है, ये फॉर द पीरियड होता है, इसकी जो प्रॉफिट लॉस होता है उसमें जाता है। तो ये सारा चीज हमने आज जानने की कोशिश किया। इसमें अकाउंटिंग ईयर जाना कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इसलिए होता है ताकि कुछ मिस्टेक होगा तो पकड़ में आ जाएगा, इसीलिए सारे के सारे अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम से चलता है। हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में कुछ हमने ट्रांजैक्शन से लिए, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बताया कि इनकम एक्सपेंडिचर ये जाता है जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती है। और बैलेंस शीट जो होते हैं हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी मैच होते हैं, अगर ये मैच नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ हुआ। आज हमने इतना ही देखा। अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे। पहले यहां तक में कुछ डाउट है किसी को तो क्लियर करिए, नहीं तो फिर बढ़ते हैं। लगे अभी 5 मिनट है, हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा सोचेंगे कि नहीं अब हो गया 5 मिनट पहले ही करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए तो आइडिया तो लगे कि कुछ लोग, कितने लोग जाग रहे हैं या कितने लोग सो रहे हैं। चलो जी, प्रशांत कह रहे हैं ऑल ओके। चलो, नो डाउट, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको, तो हम ये टॉपिक तो हम खत्म करके ही आज क्लास खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये जो मिस्टर एक्स जो भी स्मार्ट बिजनेस इन कंपनी जो शुरू किया था, है ना। चंदन कुछ कह रहे सर 2 और 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओ बाप रे, इतना बड़ा ऐसे मत किया करो राघव। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों चाहिए? क्या आपको अकाउंटेंट बनना है क्या? पहली बात, चीजों को समझो आप। क्या आपको अकाउंटेंट बनना है? क्या आपको अकाउंट मेंटेन करना है? क्या आपको बैलेंस शीट बनाना है? नहीं बनाना है। जब आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो फिर आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चन चाहिए क्यों? सबसे पहली बात, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन जिस तरीके से अभी दिया गया है, फिर अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो फिर मुझे उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन में तो मैंने 6 ट्रांजैक्शन लिया है। बड़े बड़े कंपनी की ट्रांजैक्शंस अगर देखोगे तो लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो लाखों ट्रांजैक्शन को एक बार समराइज करके बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। की बात तो आप मानते हो, इतना तो देखने को आपको समझ में आ गया। तो मेरा ये मानना है, आप बनाने पे फोकस मत करो, बना कैसे एक बार माइंड में आ गया आपको, ओके। अब उसके बाद आप उसको एनालाइज करना सीखो। नहीं फिर भी बोलोगे सब लोग कि नहीं हमें थोड़ा सा जानना भी, और थोड़ा सा हम खुद भी प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सा अकाउंट भी बनाना भी सीख ले, तो बताना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने अगला 1 महीने फुल्ली आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है। फुल्ली 1 मंथ मेरा आप लोगों के लिए है। मैं अपना फुल टाइम दे रहा हूं, तो आप जितना क्वेश्चन पूछोगे मैं सब कुछ आपको फुलफिल करूंगा, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी अगला 1 महीने आपके लिए। तो बोलोगे सर उसके बाद जिम्मेदारी खत्म? बातचीत होते रहेंगे, नंबर मेरा है आपके पास, कॉल कर सकते हो। वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो फैसिलिटी आपको मिल चुका है मेरे से बात करने का। आप यहाँ पे आके मेरे से मिल सकते हो, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम सीए फाइनल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे जनवरी में, तो फिर थोड़ा सा इधर टाइम में कम देने चलूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 1 मंथ पूरा आपके लिए, ठीक है। चलो जी, कहाँ थे हम लोग? कुछ तो सोच रहे थे, भटक गए थे। हाँ जी, कितना टाइम है हमारे पास? 5 मिनट। चलो 5 मिनट तो लेंगे ही, अभी 5 मिनट तो पहले नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरा आदत है ये। हम कहाँ थे अभी? ठीक है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लिया। अब मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। हमने बैलेंस शीट देख लिया, ठीक है जी। बैलेंस शीट में हम लोगों ने इनका क्या कहते हैं, असेट्स और लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बता देना अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो अगर बनाना चाहो, किसी के पास टाइम है, अगर सीखना चाहते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं, देखो टाइप्स ऑफ बिजनेस, नो टाइम लिमिट। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे किसके? टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। समझिएगा, ये भी एक बहुत बेसिक चीज है कि नेक्स्ट ईयर वी नीड टेक्निकल एनालिसिस। देखेंगे, देखो कंप्लीट करेंगे, सारा ही करेंगे कंप्लीट, टेक्निकल भी करेंगे, ऑप्शन भी करेंगे, बट टाइम के हिसाब से, क्योंकि फुल टाइम देना होता है। आप लोग वापस आइए अभी पहले। होता क्या, देखो ये जो नोटबुक बनाने वाले बिजनेस थे, ये बिजनेस करने का कितना रास्ता है हमारे पास। बिजनेस का नाम, बिजनेस एंटिटी की टाइप की बात करें, देखो ये क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप।
एक सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम सुना होगा। एक सोल, एक अकेला ओनर अपना बिजनेस रन कर रहा है। मिस्टर एक्स ने बोला कि करते हैं, अपना नाम सोचा स्मार्ट बुक्स एंड कंपनी। वो जो नाम के आगे कंपनी लिखा हुआ था तो ये मत सोचना कि वो कंपनी है। हुआ क्या, आपने बैलेंस शीट बनाया, आपने क्या देखा बैलेंस शीट में कि इतना असेट्स आने वाला है। हुआ क्या, बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गए, आग लग गए, मशीन भी जल गए, स्टॉक भी जल गया, और उनके पास ना लॉकर में कैश रखा हुआ था, बैंक में नहीं था, कैश था, वो बेचारे का कैश भी जल गया। अब क्या होगा सोचो, बिजनेस का। इस स्मार्ट बुक एंड कंपनी की बात हो रही है। इस कंपनी से कंपनी मत समझ लेना, इसको ध्यान रखिएगा। वो तो नाम होते हैं, लोगों का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कंपनी एसोसिएट्स कुछ भी रख लेते हैं। क्रेडिटर छोड़ देगा, उधार जो खरीदा था नहीं छोड़ेगा। एक्सपेंस पेएबल, जो रेंट देना था, रेंट या कुछ जो भी पेमेंट करना था, पेमेंट करना बाकी था ना, हाँ, क्या वो छोड़ देगा? नहीं, नहीं, रेंट नहीं था, लेबर था, लेबर पेएबल था। जो एम्प्लॉई था, वर्कर, क्या वो हमें छोड़ देगा? नहीं। अभी तो चलो आउटसाइड का लायबिलिटी सिर्फ इतना ही है। मालिक का तो चलो, मालिक का पैसे तो डूब गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस से पैसे आने वाला ही नहीं, तो ये पैसे किसका था? ओनर का था। ओनर का तो पैसे डूबेगा ही डूबेगा। यानी कि बिजनेस क्या कहता है, हम तो भाई नहीं पे कर पाएंगे। मैं थोड़ा देर के लिए इन दोनों को एनालाइज करता हूँ। फिलहाल तो क्रेडिटर और एक्सपेंस पेएबल जो था ना, ये 1.4 लाख का था। कहाँ से देगा? बिजनेस में तो सारा का सारा सब कुछ जल गया। इन दोनों को कैसे पेमेंट होगा? तो वो जो मिस्टर एक्स था ना, ओनर, उनको अपने घर बेच के इनको पे करना पड़ेगा। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप की दिक्कत। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हो तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, आपका पेमेंट करने की लायबिलिटी, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, अनलिमिटेड है। रिस्की, हाउस इज नॉट सेफ, आपके घर भी सेफ नहीं है जो बिजनेस कर रहे हो। आप मिस्टर एक्स, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो और कल के डेट पर बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है, तो जिसको पे करना था ना आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी दो तरह का था ना, ओनर्स का और बाहर वाले का, तो आउटसाइडर का लायबिलिटी आपको घर बेच के भी पे करना पड़ेगा। आप अपने जिम्मेदारी से बाहर नहीं हट सकते हैं, तो हम कह सकते हैं लायबिलिटी आपका लिमिटेड है। ओके, लेकिन अगर यही बिजनेस अगर कंपनी के नाम से चलाते, आपको सोल प्रोप्राइटर को एक और रास्ता है। रास्ता क्या है? 1% कंपनी। एक आप लीगल एंटिटी बना दो, सेपरेट एंटिटी बना दीजिए। सरकार इस चीजों को मान्यता देता है। बस नाम के अंदर ओपीसी लगाना पड़ेगा। कोई भी नाम लिखोगे ना तो क्या होगा, देखो पहचानने का तरीका, स्मार्ट बुक एंड को था ना, एंड को नहीं लगाओगे आप, बुक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड डालोगे। ओपीसी मतलब 1% कंपनी, 1% कंपनी होता है ओपीसी। तो नाम कैसे आएगा? स्मार्ट बुक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर इस तरीके का नाम कहीं पे दिखे तो समझ जाना इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर अगर बिल्डिंग में फायर हो गया, सब कुछ जल गया, तो इन दोनों को पेमेंट नहीं मिलेगा। क्रेडिटर और जो ये लेबर था ना, ये पहला अपना जिम्मेदारी लेके बैठे। जब आप किसी ओपीसी को आप अगर उधार दे रहे हो, ध्यान से रखना, ये जो था पेपर का सप्लायर, अगर वो उधार दे रहा है इस कंपनी का और कंपनी के नाम में लिखा हुआ है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको समझ लेना चाहिए कि कल के डेट पे अगर ये एसेट्स खत्म हो जाता है तो इनको ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने कंपनीज एक्ट के अंदर, यानी कि ओपीसी के अंदर ये बोला गया है कि बिजनेस में पैसे है तो पे करेंगे, बिजनेस में पैसे नहीं है तो पे नहीं करेंगे। लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर असेट्स से रियलाइज होगा बिजनेस से तो पे करो आउटसाइडर का, नहीं तो पेमेंट नहीं होंगे। यानी कि सोल प्रोप्राइटर को दो रास्ता है बिजनेस करने का। सोल प्रोप्राइटर का 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। सोल प्रोप्राइटर का ये रहा, देखो सोल प्रोप्राइटर यानी कि इंडिविजुअल। अगर आपके पास इतने पैसे हैं जिससे बिजनेस कर सकते हो तो आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता है 1% कंपनी बना लो, इसके लिए कंपनी रजिस्टर कराना होगा, किसी सीए से, मेरे जैसे से मिलना पड़ेगा। आपको कंपनी रजिस्टर करा के जो सरकार का जितना दस्तूर होता है वो सब देने के बाद एक आपको नाम मिल जाएंगे, ठीक है, और उस नाम के साथ जो है ना आप अपना बिजनेस कर सकते हो। कल के डेट पे कुछ दिक्कत होगा तो आपको आउटसाइडर को पे नहीं करोगे, वो आपको कोर्ट में नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरा, मान लीजिए आपको बिजनेस करना है 100 करोड़ से
और आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपको बिजनेस करना है 1 करोड़ से, आपके पास पैसे सिर्फ 50 लाख है, तो किसको ढूंढते हो? पार्टनर को। याद रखना पार्टनर्स के लिए भी, अच्छा सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को ना कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन ही काफी है। आप डिक्लेयर कर दीजिए कि ये मेरा बिजनेस है, आप नाम डाल दीजिए, आप अपना नाम अगर मान लीजिए कोई और यूज ना करे तो उसके लिए ट्रेडमार्क ले लीजिए। मान लीजिए कोई मैं नाम रखना चाह रहा हूँ, मेरे जैसे नाम कोई और यूज ना करे तो आप एक ट्रेडमार्क ले लीजिए। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बहुत सारे कंपनी जो है ट्रेडमार्क करा देता है, तो ट्रेडमार्क करा लोगे ना तो क्या होगा, वो आपके नाम फिर कोई और यूज नहीं कर सकता है। और अगर ट्रेडमार्क नहीं लिया है आपने इन दोनों चीजों में, तो फिर आपके नाम कोई भी यूज कर सकता है। बाकी इधर की बात करोगे तो इधर का वो नाम मिलेगा ही नहीं जो कोई और यूज कर रहा है, क्योंकि इधर जो होते हैं नाम लेने से पहले आपको चेक किया जाता है। जैसे होते हैं ना मोबाइल नंबर चेक करते हो कि जो किसी का मोबाइल नंबर किसी को इशू हो गया होगा, वो मोबाइल नंबर आप नहीं ले सकते हो, तो वैसे ही अगर कोई नेम ऐसा नेम है जो कोई और यूज कर रहा है तो आपको मिलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो इधर के लिए नाम का तो रेस्ट्रिक्शन है, वही नाम मिलेगा जो कोई और यूज नहीं कर रहा होगा, और जब आपको जो नाम दे दिया गया कोई और यूज नहीं कर सकता है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ओके, मान लीजिए आपको 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास जेब में 50 लाख नहीं है, तो पार्टनर बन जाते हो। लेकिन याद रखना पार्टनरशिप और इन दोनों का रजिस्ट्रेशन नॉर्मली नहीं होते हैं, और ये दोनों सेल्फ डिक्लेरेशन से ही हो जाता है, और इन दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। आपकी जो घर है, घर सेफ नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर कल के डेट पे कुछ दिक्कत होगा तो बाहर वाले को पे करना पड़ेगा। लेकिन इस तीनों में नहीं होता, याद रखिएगा, तीनों में लायबिलिटी जो होते हैं लिमिटेड होता है। अब आपको बाकी एक ओपीसी हो गए, अब आते हैं प्राइवेट लिमिटेड में और पब्लिक लिमिटेड में क्या डिफरेंस है। अगर मान लीजिए जो कितने लोग पैसे लगा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में जो होते हैं ना मिनिमम 2 लोगों की पैसे लगते हैं, क्योंकि 1 लोग लगाएगा तो ओपीसी बन जाएगा, 1% कंपनी बनेगा। 2 लोग और मैक्सिमम 200 लोग हो सकता है इसमें, जैसे होते हैं ना शेयर होल्डर, ओनर, कितने ओनर जो है ना इसमें पैसे लगा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, मैक्सिमम 200 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड होता है, जो आप देखते हो जिसके लिए आप आए हो, जिसके एनालिसिस कर रहे हो जिस कंपनी का, तो ये जो पब्लिक लिमिटेड है ना, इसकी नंबर मिनिमम 7 लोगों से एक कंपनी बनती है, और नो मैक्सिमम लिमिट, ऊपर कितना भी हो सकता है, 1 करोड़ से ज्यादा मालिक हो सकता है, सारे ओनर्स में पैसे लगा सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बनाते हैं? जब पैसे बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ते है। चलो एक काम करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ लोगों का ऑफिस वगैरह होंगे, जो भी है टाइम है जितना है उसी टाइम में हम लोग स्ट्रिक्ट क्लास को खत्म करेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, आप लोग भी थोड़ा बहुत कम से कम एक बार नाम सुना कि 5 तरीके के एंटिटी के अंडर हम लोग अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में मेजर डिफरेंस क्या है, ये इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ लोगों से पैसे ले सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 200 लोगों से ले सकते हैं। जब बहुत ज्यादा पैसे की, हाँ एक और चीज पहचानने का तरीका है, कैसे पहचानोगे, तो नाम के आगे ना प्राइवेट लिमिटेड लगा ही होता है, ये रेस्ट्रिक्शंस है, इसके अलावा कुछ और लिख ही नहीं सकता, ये कंफर्म है। और इसके आगे सिर्फ लिमिटेड लगा हुआ है तो ये पब्लिक लिमिटेड होगा। जिसके नाम के आगे लिमिटेड लगा हुआ है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकता है, जिसके प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है वो प्राइवेट लिमिटेड होगा, जिसमें ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगा है 1% कंपनी होगा। और इसमें तो आप अपने हिसाब से जो मर्जी ट्रेड नेम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एंड कंपनी या एंड एसोसिएट्स लोग लगाते हैं पार्टनरशिप में, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं अभी तक का यहाँ तक का नोट्स अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऑल्टरनेट क्लास रख लीजिए, तो चलो जो भी होगा, अगर ऑल्टरनेट में रखना है या कैसे रखना है वो आप लोग बता देना, तो मैं ऑल्टरनेट में भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगा कि हमारा जो है ना 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे भी होगा मैं ग्रुप में पोल करा लूंगा। अभी के लिए तो इतना ही, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, 1-2 मिनट के मैं हूँ यहाँ पे, मतलब 1-2 मिनट अभी आप लाइव चलेगा, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग मिलते हैं कल। चलो जी, कह रहे कि नो डाउट, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है इसी को थोड़ा सा एडवांस में, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स के साथ फिर वही काम करेंगे, कंपनी बना के कंपनी के अंदर फिर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करेंगे। और अब एक्सपेंस सिर्फ नहीं रखेंगे, एक्सपेंस के कैटेगरी को बांटेंगे, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में सिर्फ प्रॉफिट नहीं रखेंगे, प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर और जो प्रॉफिट है उस सब में हम सेग्रीगेट करेंगे, और कैश फ्लो भी बनाएंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर फिर हम कैश फ्लो भी बनाएंगे। तो अभी भी अगला 1-2 लेक्चर जो है ये बनाने की तरफ ही जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है फिर एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।